इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। 6 रिवरडेल सिटी, अर्काडिना। 11 बजे। काले रंग की निंजा पोशाक पहने कई लोग चुपके से शहर के स्वामी की संपत्ति के आसपास कई गार्डों को पार कर रहे थे। वे जल्दी से कूदते, रेंगते, दौड़ते और ज़रूरत पड़ने पर लुढ़कते भी थे। और जल्द ही वे आखिरकार शहर के स्वामी के भव्य निजी क्वार्टर में पहुंच गए, जो 3 मंजिला घर जैसा था। ये काले कपड़े पहने लोग जल्दी से अलग हो गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि आगे क्या कदम उठाना है। इस निजी क्वार्टर की परिधि के चारों ओर 20 गार्ड खड़े थे, जिन्होंने अपने काम के समय को बिताने के लिए एक दूसरे के इर्द गिर्द कई गुट बनाए थे। सुनो सुनो, मैंने आज शहर के स्वामी को सिर्फ 50 मीटर लेकर लौटते देखा। 50? ये कैसे संभव है? मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ये सच है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें आते देखा। पुई, तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर कौन यकीन करेगा? जगन, तुम फिर से बहुत ज्यादा शराब पी रहे हो, है ना? मैंने तुमसे शराब पीना थोड़ा कम करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुम समझे, अब तुम बकवास कर रहे हो। नहीं, उसने जो कहा वह सच था, मास्टर। और वह आदमी वास्तव में सिर्फ 50 आदमियों के साथ आए थे। और जब लौट आए तो वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने चीज़ों को फाड़ना और तोड़ना शुरू कर दिया। ये सब देखकर शायद वे युद्ध हार गए थे, तो शायद बाकी लोग पकड़े गए होंगे। बिल्कुल नहीं, अगर यह सच होता तो क्या लॉर्ड भी अब तक मर नहीं गए होते? कौन जानता है, शायद दुश्मन ने उन पर दया करके उनकी जान बख्श दी हो। जैसे ही गार्ड बोल रहे थे, लैंडन और उसके आदमी जल्दी से गार्ड के पास पहुंचे और जल्द ही अपने ट्रैंक्विलाइजर से निशाना साधा। पीथ्यू खर्राटे, 3 मिनट और, जब तक वे गहरी नींद में नहीं सो गए। भाई चलो फिर कभी बात करते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं अब कुछ भी नहीं सुन सकता। मुझे भी, मैं बस सोना चाहता हूँ। पीथ्यू, एक एक करके सभी 20 गार्ड जल्द ही अपने आसपास की चीज़ों से पूरी तरह बेखबर होकर सो गए। जब गार्ड तस्वीर से बाहर हो गए तो लैंडन और उसके कुछ आदमी तेजी से इमारत में घुस गए, जबकि बाकी लोग पीछे रह गए और निगरानी करने लगे। इमारत में कदम रखते ही लैंडन ने सिस्टम के ट्रैकर का इस्तेमाल करके मार्डर को ढूंढ निकाला। जहां तक सैंडर्स से निपटने की बात है, उसने पहले ही इसे तुरंत संभालने के लिए दूसरी टीम को नियुक्त कर दिया था। अरे, उन्होंने ये कैसे किया? क्या ये काले पाउडर से हुआ? मार्डर इस समय आज की लड़ाई के बारे में सोच रहा था। अपने हाथों में काले पाउडर का एक नमूना पकड़े हुए वह कल्पना करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाया कि बेमार में हथियार कैसे दिखेंगे। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि उसने पाउडर को करीब से नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वे कैसे दिखते हैं या काम कैसे करते हैं। और जितना अधिक वह बेमार की शक्ति के बारे में सोचता था, उतना ही वह उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता था। इन हथियारों के साथ उसे यकीन था कि वह आखिरकार एलेक्स से अपना बदला ले पाएगा, साथ ही पश्चिमी क्षेत्रों पर राज भी करेगा। वह काले पाउडर को सोच समझ कर देखता रहा, क्योंकि वह उसे लगातार अपने हाथों में कुचल रहा था। वास्तव में वह विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसने यह नहीं देखा कि लैंडन उसके करीब आ रहा है। बू, मार्डर उछल पड़ा और उन्माद में लैंडन से दूर हो गया। मार्डर ने काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा और तुरंत समझ गया कि यह एक हत्यारा है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? उसने तकिए के नीचे से एक खंजर पकड़े हुए कहा। अनुमान लगाओ, लैंडन ने मार्डर की मेज से एक सेब उठाते हुए कहा। क्रंच, चेऊ। उसने बेपरवाही से सेब को काटा और मार्डर को भी चखने की पेशकश की। नहीं, मुझे अपना कोई सेब नहीं चाहिए। तो क्या तुम थोड़ा और पेशेवर तरीके से पेश आ सकते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। मैंने खुद को भेजा है। इस समय मार्डर क्रोध से लगभग पागल हो रहा था। ये पहली बार था जब उसने पहले कभी इतना बेपरवाह हत्यारा देखा था। क्या वह उसे मारने या उसका खाना चुराने आया था? और मिस्टर हत्यारे, भले कि आप झूठ बोलना चाहें, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने खुद को भेजा है? अगर मिस्टर स्ली उसे उसके नियोक्ता का नाम नहीं बताना चाहते थे, तो क्या उसे ऐसा अविश्वसनीय झूठ बोलने के बजाय बस ना कहना बेहतर नहीं था? मार्डर ने बेचैनी से अपना खंजर पकड़ रखा था, क्योंकि वह इस अप्रत्याशित हत्यारे की किसी भी अप्रत्याशित हरकत का इंतजार कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर, अगर कोई हत्यारा इतना लापरवाह हो सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ प्रसिद्ध कौशल होने चाहिए। और ये तथ्य कि उसके हॉलवे या फ्लोर के आसपास कोई गार्ड नहीं था, इसका मतलब था कि यहाँ इस आदमी के पास शायद मर्डर को यकीन नहीं था कि वह इस नकाबपोश आदमी से सीधे लड़ सकता है या नहीं। ये निश्चित रूप से एक समस्या थी। सेब खाने के बाद लैंडन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि मार्डर लैंडन का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जंगली जानवर हो जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। लैंडन को धीरे धीरे अपने बेडसाइड टेबल से उठते हुए देखकर मार्डर ने प्रत्याशा में लार निगल ली। जैसे ही लैंडन अंदर आया, दूसरी ओर मार्डर पीछे हट गया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, उसने अपनी किस्मत आजमाते हुए कहा। लैंडन ने रुककर उसे एक मनोरंजक तरीके से देखा।
ओह बताओ, लैंडन ने चंचलता से कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा नियोक्ता जो दे रहा है उसका दोगुना दूंगा। नहीं, मैं इसे तिगुना कर दूंगा, मार्डा ने बेचैनी से कहा। वह ऐसे कैसे मर सकता है? उसने अभी तक एलेक्स को नहीं मारा था, क्योंकि वह जानता था कि निश्चित रूप से एलेक्स ने ही उसके पिता को मारा था। हम कीमत दोगुनी करना अच्छा लगता है, लेकिन दुख की बात है कि यह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं भी अपने जीवन को महत्व देता हूँ। यदि तुम नहीं मरते तो मैं मर जाऊंगा। तो तुम देखो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लैंडन ने असहाय होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। यदि उसने मार्डर को जाने दिया तो सिस्टम उसे बिना पलक झपकाए मार देगा। सॉरी भाई, अगर तुम मरने के बाद कभी देवताओं को देखोगे तो अपने भाग्य के लिए उन्हें दोष दोगे, लैंडन ने अपनी गति बढ़ाते हुए कहा। वह आगे झुका और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से भागा और एक भयंकर किक से शुरुआत की। दूसरी ओर मार्डर अभी भी हैरान था कि लैंडन ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ये देखकर कि लैंडन की किक जल्द ही उसके शरीर पर छा जाएगी, उसने उसे रोकने के प्रयास में जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए। धमाका! मार्डर को लगा जैसे उसकी हड्डियां लोहे की सलाखों से तोड़ दी गई हों। वह रोजाना क्या खाता है जिससे इतनी शक्तिशाली दमनकारी शक्ति निकलती है? सदमे के उस क्षण में लैंडन नीचे झुका और मार्डर की कमर पर हिंसक तरीके से लात मारी। धमाका! क्रैक! कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। मार्डर ने अपने दांत भींचे और अपना खंजर लैंडन की ओर घुमाया। गर्दन स्विश! लैंडन ने झुककर मार्डर के पेट पर मुक्का मारा। अरे! मार्डर चिल्लाया, क्योंकि अब वह पागलों की तरह अपने खंजर को घुमाने लगा। लेकिन हर बार जब वह घुमाता तो लैंडन चकमा देकर उसे एक जोरदार वार देता। धिक्कार है, ये बहुत निराशाजनक था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लैंडन के हमले हर वार के साथ और भी सख्त होते गए, और इस समय मार्डर भी लगभग अपने टूटने के बिंदु पर था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार्डर गुस्से से चिल्लाया, जबकि वह लंगड़ाते हुए लैंडन की ओर बढ़ रहा था। लैंडन ने उसकी ओर देखा और एक जोरदार लात मारी, जिससे मार्डर एक जोरदार धमाके के साथ दीवारों से टकरा गया। मार्डर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने के लिए वास्तव में कोई ऊर्जा नहीं थी। वह सांस के लिए हौंफने लगा, जबकि वह वापस उठने की कोशिश कर रहा था। लैंडन ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि यह पिटाई काफी थी। यह आखिरी शिष्टाचार था जो वह मार्डर को दे सकता था। किसी को यह पता होना चाहिए कि प्रशिक्षित शूरवीरों के रूप में एक हत्यारे के हाथों मरना अभी भी मरने का एक शर्मनाक तरीका था, क्योंकि हत्यारे आमतौर पर आश्चर्यजनक हमले करते थे। इसलिए लोग एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के हाथों मरना पसंद करते थे, बजाय एक चालाक प्रतिद्वंद्वी के। इसलिए बिना किसी चाल के लड़ना सबसे अच्छा तरीका था, भले ही विजेता हत्यारा ही क्यों ना हो। अगर उसने साबित कर दिया कि उसके कौशल शानदार थे तो वे कुछ हद तक शांति से रह सकते थे। हाँ, तुम वास्तव में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, मार्डर ने अपनी सांस को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम मुझसे कुछ वादा कर सकते हो? उसने पूछा। बताओ क्या है, और अगर मैं ये कर सकता हूं तो ऐसा ही हो। क्या तुम मेरे लिए एलेकबान को मारने का वादा कर सकते हो? मार्डर ने पूछा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बड़े भाइयों को तब मार दिया था जब मैं अभी छोटा था, और इसलिए भी क्योंकि उसने मेरे पिता को मार दिया था। और तुम्हारे पिता कौन हैं? इस शहर के भूतपूर्व नगर स्वामी शैनन _ लैंडन ने मार्डर की ओर देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे खेद है, लेकिन मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता। क्यों? क्या ये पैसा है? मार्डर ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म के लिए तुम्हें शुभकामनाएं दूं, लैंडन ने मार्डर की ओर झुकते हुए कहा, जो उस समय दीवार पर झुका हुआ था। इससे पहले कि मार्डर अपना सिर उठाकर लैंडन की ओर देख पाता, उसने एक और तेज दरार की आवाज़ सुनी। क्रैकक! बस ऐसे ही लैंडन ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी। मार्डर बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। अब मृत मार्डर को देखकर लैंडन ने आह भरी। मैं एलेक्स को नहीं मार सकता, क्योंकि कोई और भी ऐसा कर सकता था। जहां तक आपके पिता को वास्तव में किसने मारा, यह आपके लिए न जानना ही बेहतर था, क्योंकि आपकी आत्माएं अब की तुलना में अधिक अराजक होती अगर आपको पता चलता कि आप उसी व्यक्ति के हाथों मारे गए थे। लैंडन ने अपने सामने पड़े शव से कहा। उसने जल्दी से शव को दफना दिया, क्योंकि लड़के के पिता को मारने के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। एक खत्म, एक और बाकी। अब उसके लिए सैंडर्स के साथ स्थिति की जांच करने का समय आ गया था। अब तक उसके आदमियों को काम पूरा कर लेना चाहिए था, तो देरी क्यों? दूसरे निवास में सैंडर्स वर्तमान में अपने छिपे हुए गार्ड के साथ एक अज्ञात इकाई का सामना कर रहा था। मार्डर के विपरीत सैंडर्स के पास हमेशा अपने शहर से दूर रहने पर कम से कम 30 छिपे हुए गार्ड होते थे। लेकिन भले ही वह तैयार था, फिर भी वह यहाँ कुछ हद तक खुद को नुकसान में पाता था। पथो पथो पथो, दिन 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 दिन। सैंडर्स उत्सुकता से भागा, समय समय पर पीछे की ओर देखता रहा, मानो वह किसी तरह की राक्षसी इकाई से बच रहा हो। अरे, यहाँ क्या चल रहा था? इससे पहले वह अपने बेडरूम के चैम्बर में अकेले मार्डर के 3 आदमियों से बात कर रहा था।
बेशक उसके गुप्त गार्ड कमरे के भीतर छिपे हुए थे, बस अगर मार्डर ने इन आदमियों को उसके साथ धोखा करने के लिए यहाँ भेजा होता। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया और वह अचानक आगे की ओर झुका, उसने जल्दी ही अपने पीछे से एक जोरदार दरार की आवाज़ सुनी। क्रैक। जिस दीवार पर वह अभी झुका हुआ था, अब उस जगह पर एक छेद हो गया था जहां उसका सिर पहले टिका हुआ था। किस्मत से वह किसी तरह के हमले से बच गया था। क्या बकवास है, ये सब कुछ सेकंड में हुआ, और भले ही उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसे अवचेतन रूप से महसूस हुआ कि अगर यह हमला उस पर होता तो वह अब तक मर चुका होता। बहुत जल्दी सैंडर्स फर्श पर गिर गया और लुढ़क गया। वह एक प्रतिष्ठित शहर का स्वामी वास्तव में एक बदमाश की तरह लुढ़क गया था। बेतुका, अगर कोई उससे कहता कि वह ऐसा करेगा तो वह उसे विदूषक कहता और इसके बजाय हंसता। लेकिन अभी वह बस यही कर रहा था। उसने कसम खाई कि अगर वह मर गया तो वह हमेशा के लिए जो भी आध्यात्मिक प्राणी ऐसा कर रहा था उसका गला घोंट देगा। गोली से मारो, पथो 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 पथो। ड्रर सैंडर्स के अलावा बाकी 3 लोगों ने अपनी तलवारें बाहर निकाल लीं जबकि गोलियां चल रही थीं। सैंडर्स के लिए वह शर्म से घटनास्थल से दूर जा रहा था। वहां से गाथा आगे बढ़ी और उसके सभी छिपे हुए रक्षकों ने अपने स्वामी को बचाने के प्रयास में खुद को प्रकट किया। वे लुढ़कते सैंडर्स के सामने खड़े हो गए और अपनी तलवारों से आने वाले सभी हमलों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर लीं और यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि हमले कहां से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी आने वाले तीरों को रोकना पड़ा था। लेकिन एक तीर की गति की तुलना बंदूक की गति से कैसे की जा सकती है। किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और असली गोलियों से अभ्यास करना होगा, सिर्फ गोली की गति और प्रक्षेप पथ में महारत हासिल करने के लिए। यह मैट्रिक्स नहीं है भाई। चूंकि वे अपनी ओर आने वाली हर चीज को नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि वे अपनी दृष्टि की शक्ति को रोकना चाहते थे और इसके बजाय अपनी दूसरी इंद्रियों को बढ़ाना चाहते थे। वे बंदूक से निकलती गोलियों की आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे किसी भी तरह की सीटी की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। ये निश्चित रूप से अजीब था। आमतौर पर जब कोई तीर चलाया जाता था तो कोई सीटी की आवाज़ सुन सकता था, क्योंकि तीर कुछ तेज गति से हवा में चीरता हुआ जाता था। इस तरह वे अपनी तलवारों से आने वाले तीरों को भी काट सकते थे। लेकिन ये हथियार तीरों जैसे क्यों नहीं थे, और वे इनसे कोई सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते थे? जवाब गति से जुड़ा था। थैक 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 थैक। कुछ ही सेकंड में कई गोलियां उन पर कई बार लगीं, जिससे वे गोली के प्रभाव से जोरदार तरीके से हिलने लगे। लोग जोर जोर से सांस ले रहे थे, मानो उन्हें घबराहट के दौरे पड़ रहे हों, जबकि वे अपने पुराने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हर सेकंड उनके चेहरे पीले पड़ते जा रहे थे, क्योंकि खिड़कियों से और बेडरूम के अंदर के एक दरवाजे से उन पर और गोलियां बरस रही थीं। उन्हें वाकई लगा कि वे किसी आध्यात्मिक प्राणी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले घर के बाहर छिपे हुए पहरेदारों ने उन्हें किसी घुसपैठिए के बारे में कैसे नहीं बताया। आमतौर पर अगर कोई दुश्मन का रास्ता होता तो बाहर के लोग अपने मालिक को बेडरूम के बाहर किसी घुसपैठिए के बारे में संकेत देने के लिए 1 या 2 लोगों को भेजते, लेकिन उनमें से किसी ने अभी तक कोई संकेत क्यों नहीं दिया? उनका जवाब सरल था। इन घुसपैठियों ने अपने सभी दुश्मनों को देखने के लिए नाइट विशन दूरबीन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इन चश्मों से कोई भी इंसान छिप नहीं सकता। हैनेक ये कहना सुरक्षित था कि बाहर छिपे उन पहरेदारों का अभी अच्छी तरह ख्याल रखा गया था। जबकि कुछ पहरेदार गोलियों की बौछार से मारे गए जो सीधे उन लोगों के पीछे खड़े थे जिन्हें गोली लगी थी। उन्होंने जल्द ही अपने साथियों के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और जल्दी से अपने लुढ़कते हुए बॉस का कमरे से बाहर निकल गए। अज्ञात से लड़ना कुछ ऐसा था जिसके लिए उन्होंने खुद भी कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था। बॉस, हमारा इंतजार करो। कमरे से बाहर निकलते ही सैंडर्स तुरंत उठ खड़ा हुआ और जितनी जल्दी हो सके भागने लगा। उसके कुछ छिपे हुए गार्ड भी पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। वे डर के मारे लंबे घुमावदार गलियारों से भागे, क्योंकि वे उन कदमों की आवाज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने अपने पैक के पीछे से धीरे धीरे आते हुए सुने थे। रुको, कदम। जैसे ही उन्होंने भागते हुए सुनते हुए, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये हमले वास्तव में घुसपैठियों की ओर से आए थे। लेकिन इन घुसपैठियों के पास उनसे इस तरह निपटने के लिए किस तरह के हथियार थे, और वे लोग कौन थे जो वास्तव में ऐसे हथियार बना सकते थे? बिना कुछ सोचे सैंडर्स और वहां भाग रहे हर छिपे हुए गार्ड के दिमाग में तुरंत बेमार्ड का नाम आया। वे कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि आज के हमले की वजह से यह छोटा सा साम्राज्य उनके लिए आया था। उनके दिमाग में अब यही था कि भागकर इन बदमाशों को छुड़ाया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। पथो 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 पथो। जब वे भागे तो उनकी संख्या कम होती गई, क्योंकि सबसे पीछे वाले मक्खियों की तरह नीचे गिरते रहे। और इसी तरह सैंडर्स और 2 अन्य बचे हुए छिपे हुए शूरवीर जल्दी से दूसरे कमरे में घुस गए, जहां उन्होंने जल्दी से अपनी तलवारें दरवाजे के हैंडल पर रख दीं और साथ ही दरवाजे के सामने भारी वस्तुएं रख दीं। बैंग 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 बैंग। जब धमाके की आवाज़ें जारी रहीं तो वे डरकर पीछे हट गए,
कमरे के अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए। ये कमरा तीसरी मंजिल पर था, इसलिए अगर वे भागना चाहते थे तो उन्हें नीचे कूदना पड़ता। अब वे क्या करते हैं? 7। सैंडर्स ने कमरे में चारों ओर तेजी से देखा और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। बस हो गया, उसने सोचा। बहुत जल्दी उन्होंने पर्दे और अन्य कपड़े बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अपने शानदार भागने की योजना बना रहे थे। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, उन सभी ने सोचा, मानो वे खुद को अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त कर रहे हों। लेकिन जब वे लगभग समाप्त हो चुके थे तो दरवाज़ा जबरदस्ती खोला गया और पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए लोग अंदर आए। धमाका, क्रैक, डॉट। सैंडर्स ने ऊपर देखा और महसूस किया कि उसका दिल और भी ज्यादा डूब गया, क्योंकि उसने देखा कि लोग अपने हथियार उसके चेहरे की ओर तान रहे थे। बेमार्डियंस, उसने सोचा, जबकि वह अपने क्रोध और ईर्ष्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि ये लोग ऐसे भविष्य के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि वह नहीं कर सकता था। जीवन वास्तव में अनुचित था। फिर भी अभी उसके विचार केवल यही थे कि उन्हें तब तक टाला जाए जब तक कि कोई और शानदार विचार उसके दिमाग में फिर से न आ जाए। डॉट डॉट। रुको, किसी व्यक्ति को मारने से पहले क्या आपको कम से कम उसे प्रार्थना करने के लिए कुछ समय नहीं देना चाहिए? साथ ही उसकी अंतिम इच्छाएं भी सुननी चाहिए। और प्रशिक्षित पुरुषों के रूप में आप हम पर इस तरह से कैसे हमला कर सकते हैं? क्या आपको योद्धा होने के नाते कोई शर्म नहीं है? अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं ऐसा उन लोगों के हाथों में नहीं करना चाहता जो निष्पक्ष लड़ाई नहीं कर सकते, सैंडर्स ने दृढ़ स्वर में कहा। डॉट डॉट। अपनी पोशाक के नीचे सैनिक सैंडर्स को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वह कोई जोकर हो। आपके प्रार्थना अनुरोध के लिए हम आपको इसे पूरा करने के लिए अधिकतम 2 मिनट दे सकते हैं, और उसके अंत में हम यह अंतिम अनुरोध भी सुन सकते हैं। लेकिन हम आप पर चुपके से हमला कर रहे हैं। क्या आपको आपके ये शब्द थोड़े अजीब नहीं लगते? मेरा मतलब है, क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने बिना किसी संदेशवाहक को भेजे बेमार्ड पर हमला किया था? तो क्या आप ये कहकर खुद पर जोर दे रहे हैं कि आप कायर हैं? तो मिस्टर कायर, क्या आप बस इतना ही कहना चाहते हैं? अंडरस्को डॉट। सैंडर्स का दिमाग अब अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि वह लगातार सोच रहा था कि अपने सामने खड़े इन बेमार्डियन लोगों से क्या कहे। लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे इन लोगों का मन बदल सके। 2 मिनट की प्रार्थना और अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अतिरिक्त 1 मिनट के बाद सभी लोगों ने एक साथ ट्रिगर खींच लिया। डॉट। रुको 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 रुको। तो सैंडर्स ने अविश्वास में अपनी छाती पकड़ ली, क्योंकि उसने जल्द ही अपने बाएं स्तन से खून बहता देखा। उन्होंने उसके दिल को निशाना बनाया था। सैंडर्स जल्द ही बेहोश हो गया और अविश्वास में जमीन पर गिर गया। उसके अंतिम विचार अभी भी हथियारों पर टिके हुए थे, क्योंकि उसका लालची दिमाग धीरे धीरे हमलों से भटक गया था। डॉट। 1 बजे। डिंग। मिशन 6 अब पूरा हो गया है होस्ट। ये तूफान आपको शहर को सीधा करने के लिए शुभकामनाएं देता है। लैंडन ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब सिस्टम उसे फिर से उस पूरी आत्मा को नष्ट करने वाली BS से धमका नहीं सकता था। अब उसके लिए घर वापस जाने और तैयारी करने का समय आ गया था। डॉट। समय तेजी से बीतता गया और बस ऐसे ही अप्रैल आ चुका था। लैंडन ने अपने 4 अधिकारियों के साथ साथ कुछ सैनिकों को भी भेजा था ताकि वे शहर के भीतर कई सरकारी पदों पर कब्जा कर सकें। साथ ही शहर के भीतर शांति बनाए रखें। डॉट। लैंडन को एहसास हुआ कि भले ही उसके आदमी बिना किसी संदेह के उसकी बात मानेंगे, लेकिन अंदर से वे सभी वास्तव में लंबे समय के लिए बेमार्ड को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ के बेमार्ड में अपने परिवार थे। साथ ही वे सभी बेमार्ड के पानी, बिजली, हीटिंग उपयोगिताओं और कई अन्य चीज़ों के आदी थे। तो आग की मशालों और धारा के पानी के समय में वापस जाना कुछ ऐसा था जो उनमें से कोई भी वास्तव में नहीं चाहता था। डॉट। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए लैंडन ने उन सभी को बारी बारी से शिफ्ट देने का फैसला किया था। अनिवार्य रूप से हर कोई किसी समय रिवरडेल शहर जाएगा। शुरू करने के लिए प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में शिफ्ट बदल जाती थी, और एक निश्चित संख्या में सरकारी अधिकारी और सैनिक आते थे और सप्ताह के अंत में वापस जाने से पहले सप्ताह के लिए शहर में रहते थे। डॉट। इस तरह कम से कम साल में एक बार या उससे ज़्यादा हर सैनिक, साथ ही सरकारी अधिकारी कुछ समय के लिए रिवरडेल में ही रहते थे। और वैसे भी यह कोई स्थायी बात नहीं थी। एक बार जब भूतिया राजकुमार ने सत्ता संभाली तो वह जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल गया। डॉट। ऑन द आर्केडियन रोड्स। डॉट। कई अज्ञात आलीशान गाड़ियां जल्दबाजी में यात्रा करती हुई देखी जा सकती थीं। कोई नहीं जानता था कि गाड़ी में कौन है, क्योंकि इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी। बीच की एक गाड़ी में एक आदमी गाड़ी के दरवाजे की ओर देख रहा था, जबकि वह विचारों में खोया हुआ था। हमारे पहुंचने में कितना समय लगेगा? महाराज, हमें वहां पहुंचने में अभी भी 3.5 महीने लगेंगे, उस व्यक्ति के एक विश्वसनीय शूरवीर ने उत्तर दिया, जो उसके बगल में बैठा था। अच्छा, फ्राय के बारे में क्या वह अच्छी तरह से आराम कर रहा है और उसका उचित उपचार हो रहा है? हाँ महाराज, उसका उपचार हो रहा है। अंडरस्को। डॉट। एलेक्स अपनी सीट पर पीछे की ओर झुका, मुस्कुराया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जल्द ही वह मदर किम से फिर से शादी करेगा।
भले ही उसे अपहरण करके और उसे फ्रायर के सामने अपनी प्रतिज्ञाएं कहने के लिए मजबूर करके ऐसा करना पड़े। उसने फ्रायर के साथ उचित व्यवहार भी किया था, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंत में उसका रास्ता साफ हो जाए। वास्तव में यह उसके उस अज्ञात विदेशी बेटे को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। जल्द ही बेमार्ड उसका हो जाएगा। एलेक्स की सड़क के समानांतर और कभी कभी बगल में चलने वाली कई अन्य गाड़ियां भी बेमार्ड की ओर जा रही थीं। एक सड़क पर कॉनर था, दूसरी सड़क पर कैरी और एली थे, और आखिरी वाली पर भूतिया राजकुमार था। ऐसा लग रहा था कि वे भी इस पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए आ रहे हैं। कॉनर ने कुछ फल चबाए और साथ ही गहराई से सोचा। उसने बेमार्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था, कुछ खोजबीन करने के बाद, और सच में वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसका कमीना भाई हमेशा उसके आसपास दिखावा करता रहता है। कितना चालाक भाई है। फिर भी उसने भी दूध और शहद की इस भूमि को देखने का फैसला किया था। यही विचार बाकी सभी के दिमाग में चल रहे थे, भूतिया राजकुमार को छोड़कर, जो अपने इस चचेरे भाई के लिए कुछ हद तक खुश था। जल्द ही वह उस छोटे से बदमाश को फिर से देखेगा। अपनी रिपोर्ट से उसे पता था कि अन्य राजपरिवार के लोग भी उसके साथ यात्रा कर रहे थे, और निश्चित रूप से उनका गंतव्य बेमार्ड ही होना था। ऐसा लग रहा था कि उसके चचेरे भाई के शांतिपूर्ण शहर की ओर तूफान आने वाला है, और वह इस नाटक के लिए यहाँ था। लोपलिन तटीय शहर, कैरोना का साम्राज्य। 10 जून, वसंत के अंतिम सप्ताह पूरे खिले हुए थे क्योंकि यह गर्मियों 20 जून की तैयारी कर रहा था। वसंत का दिन एक सौम्य गति से खुला क्योंकि सूरज ने धीरे धीरे पूरे शहर में अपने सुनहरे पंख फैलाए। श्वाह श्वाह, तटीय क्षेत्र से लहरों की मधुर धुन लोरी की तरह थी जिसने कई लोगों के मन को शांत कर दिया। तटीय शहर खुद सामान्य से अधिक व्यस्त और भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि किसी चीज़ ने कई लोगों के उत्साह को कम कर दिया था। लोगों को कई बोरियों और धातु के बक्सों के साथ देखा जा सकता था क्योंकि वे तट के भीतर जा रहे थे। यह क्षेत्र शोरगुल और उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि लोग वहां एक विशेष संपत्ति के भीतर एकत्र हुए थे। मुझे कल सुबह 10 बजे का टिकट चाहिए। कृपया आज दोपहर 2 बजे का टिकट दे सकते हैं। मैंने अभी अभी अपना टिकट खरीदा है। वह है, तुम भाग्यशाली हो। देखो, इस पर मेरा नाम और कमरा नंबर भी लिखा है। यह इकोनॉमी वाली बात क्या है? ओह, ये वहाँ सबसे सस्ती यात्रा है, लेकिन उन्होंने जो सूचीबद्ध किया है उसके अनुसार यह मेरे लिए अभी भी थोड़ा महंगा था। मुझे जल्दी से अपना टिकट लेना चाहिए। हाँ, वे नए बे कैरोनियन जहाज़ों को लेकर उत्साहित थे जो पिछले 3 सप्ताह से इस तटीय शहर में आ रहे हैं। सबसे पहले जब शहर के बंदरगाह पर मौजूद लोगों ने देखा कि उनके जहाज से 5 गुना बड़ा जहाज आगे आ रहा है, तो उन्हें तुरंत घुटने टेककर उस संरचना की पूजा करने का मन हुआ। धातु कैसे तैर सकती है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही जहाज स्वर्ग जैसा दिख रहा था, तो वे इसे पूजा की निगाहों से कैसे न देखें? और यह पूरी तरह से समझने के बाद कि यह विशाल जहाज एक परिवहन जहाज था जो लोगों को बेमार्ड ले जाता था और वापस लाता था, वे पूरी तरह से उत्साहित हो गए और उन्होंने जो चमत्कार देखे थे उनके बारे में लोगों को बताया। और यह सिर्फ उनके साथ ही नहीं था। जहाज बेमार्ड के यात्रियों के पहले समूह के साथ आया था जो कैरोना वापस जा रहे थे। उन्होंने उत्साह से बताया कि जहाज कितना शानदार था, साथ ही इस पर सवार होकर कोई भी कितनी अच्छी चीजें कर सकता था। बेशक चून की यात्रा में 2.5 दिन लगे, इसलिए उन्हें पता चल गया था कि वे सभी सुविधाओं का पूरा आनंद नहीं ले पाए क्योंकि ऐसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। कुछ लोगों को स्पा न जाने का पछतावा था, जबकि अन्य लोग वाकई बॉलिंग, स्केटिंग, शॉपिंग, तैराकी, गेम रूम और कई अन्य शानदार गतिविधियों में जाना चाहते थे। फिर से कुछ लोगों ने जिम की गतिविधियों को भी मिस किया था, साथ ही अपने बार विशेषाधिकारों का उपयोग करने का अवसर भी मिस किया था, खासकर प्रथम श्रेणी में। और सबसे ज्यादा चीजें मिस करने का मुख्य कारण ये था कि उनके कमरे बहुत ज्यादा आरामदायक थे क्योंकि इससे उन्हें पूरे दिन पत्थर की तरह सोना पड़ता था। लवेंडर की शांत सुगंध, समुद्र की लहरों की शांति और बेहद नर्म बिस्तर उन्हें ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे वे फर की एक गेंद में बह रहे हों। उनके पास जहाज पर रहने के लिए सिर्फ 2.5 दिन थे, इसलिए एक दिन बीत जाने के बाद वे अभी भी सब कुछ देखने के लिए समय नहीं निकाल पाए। वास्तव में कैरोना में सभी को इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया कि यह जहाज लोगों को 2.5 दिनों में बेमार्ड तक ले जा सकता है। ये वाकई आश्चर्यजनक था क्योंकि लोगों को आश्चर्य हुआ कि देख के नीचे किस तरह के लोग जहाज़ों को दूर ले जा रहे थे। अगर वे लगातार 2.5 दिनों तक नाव चलाने वाले थे तो इन लोगों में बहुत ताकत रही होगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जहाज़ों को कोई भी आदमी नहीं चला रहा है, तो लोग इस स्वर्गीय जहाज़ के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हो गए, साथ ही इसके स्वर्गीय शहर बेमार्ड के बारे में भी। इसलिए इस प्रचार के साथ हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग तटीय शहर की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार उनमें से कुछ को स्कूली शिक्षा के लिए बेमार्ड जाना था, तो क्या उनके लिए इस जहाज का फायदा उठाना और अपेक्षित तिथि से पहले बेमार्ड जाना बुद्धिमानी नहीं थी? जॉर्ज उस समय 17 साल का था, अपनी बहन के साथ इस तटीय शहर की ओर यात्रा कर रहा था।
वे अपने गरीब गांव से सिर्फ एक बैग लेकर निकले थे जिसमें उन दोनों के लिए 2 अतिरिक्त कपड़े, 4 सार्डिन, कुछ मसाले और 40 से ज़्यादा नूडल्स के पैकेट थे, जो बेहद सस्ते थे क्योंकि 4 रेमन नूडल्स की कीमत 1 कॉपर काउंट थी। 40 पैकेट के साथ उन्होंने दिन में सिर्फ 2 खाने का फैसला किया था ताकि यह लंबे समय तक चले। कुल मिलाकर खाने के लिए उनके माता पिता ने हर चीज़ के लिए सिर्फ 17 कॉपर सिक्के खर्च किए थे, जो बिल्कुल हास्यास्पद था क्योंकि उसी कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लेट खाना मिल सकता था, जो 2 दिनों में ख़त्म हो जाता क्योंकि उन्हें 2 लोगों को खाना खिलाना था। लेकिन 40 पैक रेमन के साथ किसी को ये जानना होगा कि ये 10 दिनों से ज़्यादा चलेगा अगर वे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और एक दिन में 4 खाने चाहते हैं। और किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उस राजकुमार ने 4 सार्डिन और मसालों की कीमत भी शामिल की थी जो उनके माता पिता ने भी खरीदे थे। ये चीज़ें वास्तव में उनके लिए जीवन रक्षक थीं। उन वस्तुओं के साथ उनके माता पिता ने उन्हें कुछ सिक्के भी दिए थे जो उनकी यात्रा के लिए, उनके स्कूल की प्रवेश फीस का भुगतान करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए उनके आवास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता था क्योंकि वह जानता था कि बेमार जाना निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वह पहले ही पाककला और बारटेंडिंग अकादमी के लिए पहली प्रवेश परीक्षा से चूक गया था, इसलिए अभी उसने बेमार जाने की योजना बनाई थी और 1 जुलाई को अगली प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने की, जो सिर्फ 3 हफ्ते दूर थी। वह जितनी जल्दी वहां पहुंचता उसे अकादमी में क्या क्या होता है ये समझने में उतना ही समय लगता। उसने सुना था कि ये परीक्षाएं घास के ढेर में सुई ढूंढने जितनी कठिन होने वाली हैं, इसलिए उसके लिए खुद को तैयार करना बेहतर था बजाय इसके कि वह पछताए। आखिरकार उसके परिवार की जीवन स्थिति में सुधार इस बात पर निर्भर करता था कि वह अपनी पहली प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए कितनी मेहनत करता है। जहां तक उसकी बहन की बात है तो वह बेमार के भीतर एकमात्र लॉ स्कूल में जा रही थी। इसे हार्वर्ड लॉ अकादमी कहा जाता था, इसलिए उसे भी वहां जाना था और वहां के कुछ नियमों से खुद को परिचित करना था। और उसकी अपनी परीक्षाओं की तरह ये परीक्षाएं भी कठिन होंगी। भाई, मुझे लगता है कि वह वहां की संपत्ति है। भाई, मुझे लगता है कि यह वहां की संपत्ति है। उसकी 15 वर्षीय बहन एमिलिया ने इशारा किया। जॉर्ज ने संपत्ति के गेट के ऊपर खुदे हुए नाम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। बेकैरोनियन शिप स्टेशन, ये शब्द उस पर खुदे हुए थे। पूरी जगह किसी रईस की पत्थर की बनी संपत्ति जैसी लग रही थी। लेकिन इसमें जो अजीब बात थी वह ये थी कि वास्तविक रईसों की तुलना में इसमें बहुत कम इमारतें थीं। इसमें 2 विशाल 3 मंजिला इमारतें और एक सुरक्षा इमारत थी, और सबसे बड़ी इमारत के सामने एक बड़ी लाइन थी जो बहुत तेज़ गति से जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन मामलों को संभालने के लिए कई फ्रंट डेस्क बोर्डिंग कर्मचारी थे। फिर भी सुबह के सिर्फ 10 बजे थे, इसलिए भले ही लाइन धीमी गति से चल रही हो, फिर भी उन्हें कुछ हद तक यकीन था कि दिन खत्म होने से पहले उनकी मदद की जाएगी। कुल मिलाकर कई लाइनें थीं और हर लाइन के किनारे संकेत थे जो बताते थे कि लोगों को खड़े होना है। उदाहरण के लिए 5 से ज़्यादा संकेत, 5 लाइनें थे जिन पर ये शब्द लिखे थे। इकोनॉमी क्लास, एक तरफा यात्रा कैरोना से बेमार्ड 175 तांबे के सिक्के, 2 तरफा यात्रा बेमार्ड और वापस 380 तांबे के सिक्के, कुल यात्रा समय 2.5 दिन। इन शब्दों से हर कोई जानता था कि वे क्या खरीद सकते हैं और उनके पीछे लाइन में खड़े हो गए। जॉर्ज और एमिलिया इकोनॉमी लाइन में से एक के पीछे लाइन में खड़े हो गए और 1 घंटे बाद वे दोनों एक फ्रंट डेस्क कर्मचारी के सामने खड़े थे। आज मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ आदरणीय अतिथिगण? आकर्षक महिला ने पूछा, जो अपनी मुस्कान से उन्हें चकित कर रही थी। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट, काला ब्लेजर, काली पैंट पहनी थी और वह बहुत पेशेवर भी लग रही थी। जॉर्ज अजीब तरह से मुस्कुराया क्योंकि उसने पहले कभी इतनी विनम्र ग्राहक सेवा नहीं देखी थी। कैरोना में अधिकांश लोग विनम्र थे, लेकिन इन फ्रंट डेस्क कर्मचारियों की तरह पेशेवर नहीं थे। इन लोगों ने उसे और उसकी बहन को असहाय रूप से शर्माने पर मजबूर कर दिया। हम बेमार जाना चाहते हैं कृपया, जॉर्ज ने शर्मीलेपन से कहा। ठीक है, लेकिन क्या आपके पास कोई विशेष दिन और समय है जिसे आप बुक करना चाहेंगे? हम आज किसी भी समय जाना चाहते हैं अगर संभव हो तो, उसने जवाब दिया। ज़रूर, मैं आपके लिए इसे जांच लूँ। ठीक है, फ्रंट डेस्क महिला ने अपने सामने कमरे की योजना को देखते हुए कहा। संक्षेप में, चूंकि उनके पास अभी तक कंप्यूटर नहीं थे, प्रत्येक फ्रंट डेस्क कर्मचारी को जहाज के एक निश्चित बोर्डिंग हिस्से को संभालने के लिए दिया गया था। उदाहरण के लिए, इकोनॉमी क्लास में शिप की 3 मंजिलें होती हैं, इसलिए फ्रंट डेस्क की यह महिला केवल एक मंजिल के बाएं हाथ की तरफ ही काम करती है। इस तरह वे भ्रमित नहीं होंगे या मेहमानों के लिए दूसरे सेक्शन में दूसरा कमरा बुक नहीं करेंगे। ये बहुत अजीब होगा अगर एक यात्रा के दौरान 2 अलग अलग मेहमानों को एक ही कमरे के लिए बुक किया गया हो। इसलिए बुकिंग हो जाने के बाद उन्हें अपने निवास प्लान पर कमरे को हरे रंग से हाईलाइट करना था और तुरंत उस व्यक्ति का नाम लिखना था जिसने कमरा लिया है। इसके अलावा फ्रंट डेस्क कर्मचारियों को एक ही आवासीय योजना की 8 शीट दी गई थीं, जो पूरे सप्ताह के दौरान सभी यात्राओं को दर्शाती थीं।
इसलिए अगर उनके सेक्टर के सभी कमरे आज की यात्राओं के लिए बुक हो जाते हैं तो वे दूसरे डेस्क कर्मचारियों से जल्दी से पता लगा सकते हैं कि उनके पास कोई और कमरा उपलब्ध है या नहीं, और अगर नहीं तो वे मेहमानों को अगले दिन या सप्ताह के भीतर किसी अन्य दिन के लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है, आज सोमवार के लिए हमारे पास प्रस्थान के लिए केवल 2 समय सीमाएं हैं, सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे। आप पहले वाले को पहले ही मिस कर चुके हैं, इसलिए अब आपके पास केवल अंतिम समय सीमा बची है। मेरी बुकिंग शीट पर अब तक मेरे पास केवल एक और डबल बेड वाला कमरा उपलब्ध है, तो अगर आप सभी को एक कमरा साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं जल्दी से दूसरे फ्रंट डेस्क स्टाफ से पूछ सकता हूं कि क्या उसके पास आज के लिए कमरे की योजना में कोई अतिरिक्त कमरा है, और अगर आपके पास कोई अतिरिक्त कमरा उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको हमारी किसी भी अगली उपलब्ध यात्रा के लिए भी बुक कर सकता हूं। गुरुवार सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे। शनिवार सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे। तो आप दोनों ने कौन सा विकल्प चुना है? हम कमरा साझा करेंगे, उन्होंने तुरंत कहा। आखिरकार यही उनकी मूल योजना थी, क्योंकि उनके पास वैसे भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये सब निपटाने के बाद उन्होंने तुरंत अपने कमरे का भुगतान किया और लिखित रसीद भी वापस प्राप्त की। ठीक है, कृपया क्या आप मेरे लिए अपना नाम बता सकते हैं? _. बोर्डिंग प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं थी, क्योंकि महिला ने जल्दी से उनके नाम, कमरे के नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहले से ही खाली टिकट पर लिख दी। यह एक खाली चेक जैसा था, बस इतना ही कि यह एक टिकट था और चेक की तुलना में आकार में बहुत मोटा था। टिकट हल्के नीले रंग का था और इसके दाईं ओर एक जहाज और लहरों के रेखाचित्र थे, और इसके बाईं ओर शब्द और खाली स्थान थे जिन्हें भरने की आवश्यकता थी। जहाज का नाम _______________। यात्री का नाम __________। बोर्डिंग समय _____________। तारीख _________। समय _________ से _________ कमरा _________ और खाली जगहों को भरने के बाद महिला ने जल्दी से उनके टिकट पर 2 टिकट लगाए और उन्हें वापस दे दिया। क्या आप सभी के पास कोई और सामान है? अगर है तो आपको इसे अभी चेक इन करना होगा। नहीं मिस, हमारे पास बस इतना ही है, जॉर्ज ने जवाब दिया। अच्छा, आपका जहाज कुछ घंटों में आ जाएगा, इसलिए इस बीच आप सभी गेट एरिया में जा सकते हैं और जब बोर्डिंग का समय होगा तो आपके जहाज का नाम पुकारा जाएगा। महिला की बात सुनकर उन्होंने प्रत्येक कमरे के ऊपर लगे संकेतों का पालन किया और जल्द ही एक विशाल प्रतीक्षा कक्ष में चले गए जिसमें कई बेंच और सीटें थीं। वे अपने जहाज के आने का इंतजार करते रहे और समय को जल्दी से बिताने के लिए बारी बारी से थोड़ी झपकी भी लेते रहे। और बस ऐसे ही दोपहर 2:05 बज चुके थे। बोर्डिंग का समय। अब जहाज पर चढ़ना, समुद्र का ओएसिस। ग्राहकों को हमारे निर्देशों के अनुसार गेट 4 पर आना चाहिए। प्रथम श्रेणी के मेहमान, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से घायल लोग, बिजनेस क्लास के मेहमान, इकोनॉमी के मेहमान, .. उद्धरण चिन्ह. जब इकोनॉमी क्लास का नाम पुकारा गया तो कतार में लगे दोनों लोग उठ खड़े हुए, और जब उन्होंने अपने सामने विशाल जहाज देखा तो वे एकदम अवाक रह गए। यह क्या यह असली है? क्या ये सच है? जॉर्ज ने अवचेतन रूप से अपने होंठ चाटे जबकि उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अब ओएसिस ऑफ द ओशन के लिए इकोनॉमी क्लास फ्लोर 5 पर चढ़ रहा हूँ। कृपया व्यवस्थित तरीके से चढ़ें, बोर्डिंग स्टाफ में से एक ने कहा। दोनों ने अपने टिकट देखे और भले ही वे पूरी तरह से पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी वे यहाँ वहाँ कुछ शब्द समझ पाए। एक बात तो यह है कि किसी के लिए भी पूरी तरह से अनपढ़ होना असंभव होगा, क्योंकि बाजारों में उनके साथ निश्चित रूप से धोखा होगा। उन्हें बस इतना पता था कि सामान में कुछ सामान्य शब्द और स्प्रिंग लगाए जाते हैं, साथ ही व्यापारियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पढ़ना और उनका उच्चारण करना। इसलिए दोनों अपने टिकट पर कुछ शब्द समझ पाए। और जब उन्हें कुछ भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तब भी जिस महिला ने उन्हें पहले टिकट दिए थे उसने उन्हें वह सब बताया जो उन्हें उनके टिकटों के बारे में जानना चाहिए था। तो निश्चित रूप से उन्हें पता था कि वे 5वीं मंजिल, कमरा 98 में थे। दोनों ने लाइन का अनुसरण किया और कई संकेतों को भी पार किया जो इंगित करते थे और उन पर लिखा था जहाज़ों के लिए। वे एस्टेट के पीछे एक बहुत बड़ी चढ़ाई वाली संरचना से भी गुजरे थे। संक्षेप में, अंतिम इमारत में 2 टर्मिनल थे जो सभी आने वाले या जाने वाले जहाज की ओर लगातार चढ़ते थे। लैंडन ने क्रूज जहाज़ों के लिए सामान्य झुकाव विधियों का उपयोग किया था जो पृथ्वी पर वापस इस्तेमाल की जाती थीं, क्योंकि अगर वह इसे बहुत अधिक खड़ी बनाता तो कई लोगों को इससे गुजरने में परेशानी होती। संक्षेप में, संरचनाएं एक टेढ़ी मेढ़ी तरीके से आगे पीछे चलती थीं। कुछ क्षेत्रों को समतल किया गया था जबकि अन्य में थोड़ा सा झुकाव था। जब दोनों ने ऊपर की ओर चढ़ते हुए ढांचे पर कदम रखा जिस पर लिखा था प्रस्थान,
तो उनमें से कई लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने शीशे के माध्यम से अपने जहाज को देखा जो एक तैरते हुए महल जैसा लग रहा था। वास्तव में यह उससे भी बड़ा था। जरूर वे शीशे को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते थे, लेकिन क्या जहाज की तुलना में यह वास्तव में महत्वपूर्ण था। दोनों जल्द ही ढांचे के शीर्ष पर पहुंच गए और जल्द ही वहां बोर्डिंग स्टाफर्स को अपने टिकट प्रस्तुत किए। जहाज पर कदम रखते ही उन्हें वास्तव में ऐसा लगा कि वे अब पाइनो महाद्वीप में नहीं हैं। ऐसा कुछ कैसे संभव है? उन्होंने सोचा था कि जहाज के बारे में वे कहानियां झूठ थीं, लेकिन कौन जानता था। दोनों को ये भी नहीं पता था कि वे अपने कमरों में कैसे पहुंचे, क्योंकि पूरे समय उनके दिमाग आश्चर्य से पूरी तरह से खाली थे। चूंकि वे इस सब के लिए काफ़ी नए थे, इसलिए वे अन्य लोगों के साथ कई स्टाफ सदस्यों के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे जो ये समझाने में व्यस्त थे कि चाबियों का उपयोग कैसे किया जाए, कब मुफ्त भोजन परोसा जाएगा, साथ ही यात्रा पर ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बातें भी। तो हम इसे बस अंदर डाल दें और इसे खोलने के लिए दाईं ओर और बंद करने के लिए बाईं ओर थोड़ा घुमाएं। मेहमानों में से एक ने पूछा। ये सही है, फ्लोर पर मौजूद स्टाफ के एक सदस्य ने उत्तर दिया। तो हम नियमित भोजन के समय जितना चाहें उतना खा सकते हैं। अगर हमें बहुत भूख लगी हो और खाने का समय न हो तो क्या होगा? तुमने कहा था कि हम ये स्पा कर सकते हैं। लोगों ने स्टाफ के सदस्यों पर सवालों की बौछार कर दी, और जितना ज्यादा दोनों ने सुना वे उतने ही ज्यादा उत्साहित होते गए। मुफ्त खाना और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल। जॉर्ज ने अवचेतन रूप से अपना बैग थाम लिया क्योंकि उसे खुशी थी कि उसे यहाँ नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वह उन्हें भविष्य की आपात स्थितियों के लिए बचा कर रख सकता था। अपने टिकट पर उसी कमरे के नंबर वाले दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्होंने जल्दी से अपनी चाबियां निकाली और दरवाजे की घुंडी घुमाई जैसा कि उन्हें बताया गया था। फिर से इस जहाज ने उन्हें अवाक कर दिया था। ये गरीबों के लिए कैसे जगह थी। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें जोश और ज्यादा जीवंतता महसूस हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे थोड़े कांप रहे हैं। सारी सांसारिक चिंताएं शांत हो गई थीं क्योंकि वे जिस पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे वह था ये क्षण। जॉर्ज की मुस्कान अपने आप बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह खुद भी इस बात को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था कि उसे अभी क्या महसूस हो रहा है। उनके सामने सब कुछ चमत्कार जैसा था। कमरा भूरे सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था और इसमें सीशेल थीम थी। साथ ही इसमें कई बड़े दर्पण भी थे। दर्पणों को देखते हुए वे जल्द ही चौंक गए जब उन्होंने अपने स्वयं के प्रतिबिंबों को देखा। यह इतना स्पष्ट क्यों था? या क्या ये वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए था? किसी को ये पता होना चाहिए कि पॉलिश की गई चांदी या तांबे की सतहों के साथ कोई भी अपने प्रतिबिंब का 60% से अधिक स्पष्ट रूप से कभी नहीं देख सकता है। इसलिए यह पहली बार था जब उन्होंने खुद को इतना स्पष्ट रूप से देखा था। उन्होंने अपने चेहरे को छुआ, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में वे ही थे। कमरे का दौरा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले कमरे में एक दूसरे के बगल में 2 जुड़वां बिस्तर थे, साथ ही खूबसूरत नीले रंग के पर्दे, सीशेल थीम वाला बाथरूम, एक कोठरी और बिस्तरों के सामने एक बड़ी सी डेस्क थी जिस पर 2 कुर्सियां भी थीं और यह एक छोटा वर्क स्टेशन था। भाई, मुझे वह बिस्तर चाहिए, मुझे वह चाहिए। एमिलिया ने अपने भाई की आस्तीन खींचते हुए उत्साह से चिल्लाया। उसे चिल्लाने, कूदने और यहाँ तक कि कमरे में इधर उधर दौड़ने का मन हुआ, क्योंकि वह कमरे को हर छोटी बड़ी चीज तक देखना चाहती थी। जॉर्ज को भी ऐसा ही महसूस हुआ और वह अपने आसपास के माहौल को देखते हुए गोल गोल घूमता रहा। कमाल है, इस समय उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। संक्षेप में, वे इस सीशेल थीम वाले कमरे से बेहद प्रभावित थे। अपनी 2.5 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने बढ़िया खाना खाया, कई खेल खेले और कई मुफ्त सुविधाओं का भी आनंद लिया। उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया क्योंकि जहाज के अंदर सब कुछ हैरान कर देने वाला था। और जब वे आखिरकार बेमार्ट पहुंचे तो वे वास्तव में जहाज से उतरना नहीं चाहते थे। दुकान से निकलने के बाद दोनों ने जहाज को देखा और वास्तव में महसूस किया कि उनका पैसा इसके लायक था। आखिरकार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह नरक की तरह आरामदायक था। अपनी पहली रात को वे एक लॉग की तरह सो गए थे। संक्षेप में, वे खुद भी पूरी तरह से भ्रमित थे क्योंकि वे खुद इस बात से हैरान थे कि वे कितने थके हुए थे। बेशक ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं था क्योंकि कई अन्य किसान भी यहाँ अपनी पहली रात के दौरान मृत की तरह सोए थे। और बस इसी तरह वे कैरोनियन ट्रांसपोर्टेशन जहाज कैरोना के भीतर परिवहन का एक लोकप्रिय तरीका बन गए थे। डिस्ट्रिक्ट डी, ऊपरी क्षेत्र, बेमार्ट का साम्राज्य। बेमार्ट की सड़कें अभी भी पहले की तरह ही व्यस्त थीं क्योंकि पर्यटक, आगंतुक और नागरिक एक दूसरे के बीच विशाल भीड़ में घुल मिल गए थे। आज डिस्ट्रिक्ट डी के भीतर नए सिरे से तैयार किए गए खेत में अब कई इंटरैक्टिव गतिविधियां होंगी। कारों और मोटर चालित वाहनों के उपयोग के साथ घोड़े जो 4000 से अधिक थे। अब उनके साथ लगभग कोई भी यात्रा नहीं करता था। बेशक कुछ घोड़ों को सेना के लिए रखा गया था क्योंकि भविष्य में उनके पास बेमार्ट से बाहर अन्य मिशन हो सकते हैं। इसलिए इन युद्ध के घोड़ों को व्यायाम और उचित दौड़ की सख्त जरूरत थी। लैंडन ने उनके लिए एक रेसिंग मैदान बनाने का अनुरोध किया था। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, लैंडन चाहता था कि यहाँ एक खेल सट्टेबाजी क्षेत्र हो। एक के लिए ये सोचना लैंडन के लिए भोलापन होगा कि लोग कभी जुआ नहीं खेलेंगे।
क्योंकि यह मानव स्वभाव का हिस्सा था। सौदे करना, दांव लगाना और यहाँ तक कि विनिमय करना ऐसी चीजें थीं जो किसी के पूरे जीवन में कम से कम 2 बार होती थीं। लोग भोजन, नाश्ते, जूस बॉक्स पर दांव लगाते थे और यहाँ तक कि बोर्ड गेम खेलते समय भी जुआ खेलते थे। अभी बेमार में लोग अभी भी जुआ खेलते हैं, क्योंकि जुआ पहले से ही सदियों से मौजूद था। तो क्यों न उनके लिए एक नियंत्रित जुआ क्षेत्र खोला जाए। इसके कई फायदे थे, लेकिन सबसे प्रमुख लाभ ये था कि कोई भी अपनी जीत के साथ भाग नहीं सकता था। जैसे कि कभी कभी जब वे दोस्तों और अन्य लोगों के साथ जुआ खेलते थे, तो ये लोग उन्हें भुगतान करने से मना कर देते थे, और कुछ मामलों में वे उन्हें अपनी जीत का आधा हिस्सा ही देते थे। लेकिन इन सभी परिदृश्यों के विपरीत रांच की जुआ शाखा निश्चित रूप से भुगतान करेगी, चाहे कुछ भी हो। साथ ही किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि घुड़सवारी अभी भी एक खेल था। इसलिए इस नवीनीकरण समय सीमा के भीतर लैंडन ने विशेष रूप से कई सवारों को प्रशिक्षित करने, ब्रीफ करने और घोड़ों की सवारी करते समय सुरक्षा के मामले में क्या करना है, ये बताने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने खेल के कपड़े भी सिलवाए, जैसे हमने उनके हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण भी बनवाए। एक सप्ताह में केवल 3 रेसिंग गेम होंगे, एक सोमवार को, दूसरा गुरुवार को और आखिरी शनिवार को, फिर से खेत के भीतर बड़े भोजन क्षेत्र के ठीक बगल में। वहां केवल सदस्यता कार्ड वाले लोगों के लिए एक और खंड था। संक्षेप में, सभी तैयारियों के साथ खेत के भीतर जुआ शाखा अब व्यवसाय के लिए तैयार थी। उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया टिम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, लैंडन ने रेसिंग ट्रैक को देखते हुए कहा। महाराज, मैं भी प्रभावित हूँ, टिम ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। और जैसे ही वे अपनी चर्चा जारी रखने वाले थे, एक सैनिक तेजी से उनके पास आया और लैंडन की ओर गहरा प्रणाम किया। महाराज, आर्मी जनरल लुसियस वापस आ गए हैं। 9 लैंडन ने जल्दी से तटीय बंदरगाह की ओर अपना रास्ता बनाया, क्योंकि उसे अभी अभी बताया गया था कि लुसियस की टीम और अधिक गुलामों, पैसों के बैग, भोजन आदि के साथ आ गई है। खैर, लुसियस की टीम उन टीमों में से एक थी जो डेफेरस के साम्राज्य में गई थी, और अब तक वहां से सभी टीमें पिछले 2 महीनों में ही वापस आ चुकी थीं। लेकिन लुसियस की टीम को सबसे दूर के शिविर की ओर भेजा गया था, इसलिए वे अभी पहुंच सकते थे। योदान के साम्राज्य में जाने वालों के लिए बाकी सभी में से केवल एक टीम ही पहुंची थी, और प्रत्येक शिविर की दूरी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जहाज के प्रकार को देखते हुए उनमें से अधिकांश सितंबर की शुरुआत से नवंबर के अंत तक वापस आ रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से ये सब भविष्य के लिए था, क्योंकि अभी लैंडन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक ये था कि लुसियस वापस आ गया था। तटीय क्षेत्र में पहुंचकर वह तुरंत बंदरगाह पर गया, ताकि बेमार्ड में नए शरणार्थियों का स्वागत कर सके। वे सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन कुछ हद तक डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बचाने वाले लोग वास्तव में अपना वादा निभाएंगे या नहीं। यह एक ऐसा जोखिम था जिसे उनमें से कुछ लोग उठाने को तैयार थे। बेशक उनमें से कुछ ने डेफेरस में रहना चुना था, क्योंकि वे कभी भी गुलाम नहीं बनना चाहते थे। उन्हें डर था कि बेमार्ड उन्हें फिर से गुलामी में धकेल देगा। सौभाग्य से उनमें से एक बड़े हिस्से ने इसके बजाय आने का विकल्प चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ये उद्धारकर्ता बाकी सभी से कुछ अलग लग रहे थे। और मामले को और भी अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इन सैनिकों ने उनमें से प्रत्येक को बेमार्ड में 2 महीने के किराए के साथ साथ भोजन के लिए पर्याप्त पैसे दिए थे। तो उन्हें भोला कहें या बहुत भरोसेमंद, लेकिन वे सरल लोग थे, जिनके दिल में हर दिन उम्मीद की किरण जगी रहती थी। एक गरीब व्यक्ति के रूप में बेहतर कल देखने के लिए किसी को आशा रखनी ही पड़ती है। दास एक दूसरे से लिपट गए और सभी 13 जहाज़ों से बाहर निकलकर चकित हो गए। बेमार्ड का ये साम्राज्य उनके डेफेरस साम्राज्य जैसा बिल्कुल नहीं था। इसका बंदरगाह, इसकी इमारत और यहाँ तक कि श्रमिकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े भी उनके दिमाग में उच्च श्रेणी के थे, और डेफेरस में कुछ रईसों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से भी बेहतर दिखते थे। कहाँ, ये साम्राज्य वास्तव में कहाँ है? क्या हम अभी भी पाइनो महाद्वीप के भीतर हैं? बाकी सभी को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें भी ऐसे कपड़े पहनने को मिलेंगे? देखो, वहाँ उन बड़े जहाज़ों को देखो जो धातु से बने हैं। स्वर्ग, यह एक तैरते हुए महल जैसा दिखता है। जैसे ही दास नीचे आए, कुछ कर्मचारियों ने उन्हें जल्दी से बंदरगाह से दूर भेज दिया, ताकि वहां आने वाले आगंतुकों के लिए जगह बन सके। और जब ये सब चल रहा था, युद्ध की सारी लूट भी जहाज़ों से बाहर लाई गई, चाहे वह अनाज और बीज के बैग हों जिन्हें 300 से कम बोरों में नहीं रखा गया था, या धातु के पिंजरों में बंद जानवर, और यहाँ तक कि सिक्कों के बैग भी जो 200 से ज्यादा थे। सब कुछ नीचे उतार लिया गया और उसका ठीक से हिसाब लगाया गया। दूसरी ओर वापस लौटने वाले सैनिकों ने जहाज़ों पर पर्याप्त आराम किया था, इसलिए उन्हें अभी एक त्वरित ब्रीफिंग के लिए जाना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पर्यटकों और मेहमानों को आश्चर्य हुआ कि वे सभी कितने वीर लग रहे थे। वे एक इकाई की तरह आगे बढ़े, उनके पैर एकदम सही समय पर चल रहे थे, जैसे कि यह एक अनसुनी धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा हो। टैप 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 टैप, वे इस ताल का अनुसरण करते हुए सीधी रेखा में चलते हुए भीड़ के बीच से गुजरे, जो अवचेतन रूप से उनके लिए रास्ता बना रही थी। संक्षेप में, उनका पूरा प्रवेश
उनके समान बूट और छद्म पोशाक के साथ वहां आने वाले कई आगंतुकों की आंखों को वास्तव में चकित कर रहा था। वाह, देखो वे कितने अनुशासित हैं। जब से वे चले हैं तब से किसी ने एक कदम भी नहीं चुका है। उनके पैरों की हरकतें एक जैसी हैं। देखना वाकई आश्चर्यजनक है। देखो बेटा, असली पुरुषों को ऐसा ही बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। हमेशा अपने अंदर पर्याप्त अनुशासन होना चाहिए। पिताजी, क्या वे बेमार्ट के शूरवीर हैं? प्रिय, पिताजी ने तुम्हें क्या बताया है? उन्हें शूरवीर नहीं, सैनिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर सैनिक क्या करते हैं? जैसे जैसे आगंतुक सैनिकों की ओर इशारा करते रहे और उनके बारे में बात करते रहे। शो के मुख्य सितारे तटीय बंदरगाह के भीतर एक विशाल सम्मेलन हॉल की ओर बढ़ रहे थे, जबकि वे अपनी सैनिक छवि को सभी के सामने रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार जब वे हॉल में बैठ गए तो उन्होंने जल्द ही अपने सख्त आदमी के अभिनय को छोड़ दिया और गर्व से मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें वास्तव में जमीन को चूमने का मन कर रहा था। वास्तव में घर जैसा कोई स्थान नहीं था। लड़कों, हमने इसे हासिल कर लिया। मुझे इस जगह की बहुत याद आ रही है। चूंकि हमें अपना मिशन पूरा करने के बाद 3 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। आप लोग शुक्रवार को हमारे सामान्य स्थान पर जाने और ये देखने के बारे में क्या कहते हैं कि कौन से नए खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं? मैं सहमत हूँ। मैं भी इससे सहमत हूँ। आखिरकार यह बेमार्ट है, इसलिए निश्चित रूप से अब नए खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। अगर हमें इसका स्वाद नहीं मिला तो यह वाकई शर्म की बात होगी, आप जानते हैं। सभी सैनिकों ने इस बात पर चर्चा की कि उन्हें बेमार्ट की कितनी याद आती है, क्योंकि अब वे बस यही करना चाहते थे कि वे एक अच्छा बेमार्डियन भोजन खाएं, अपने अच्छे गर्म बिस्तर पर सोएं और अपने जीवन की सबसे अच्छी नींद लें। बेशक वे जहाज़ों पर सोते थे, लेकिन उनके बेमार्डियन बिस्तरों की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता था। कम से कम वे पुआल से नहीं बने थे और सोते समय उन्हें चुभते नहीं थे। सच में, इस मिशन ने उन्हें वास्तव में यह एहसास कराया था कि बेमार्ट में उनका जीवन कितना आरामदायक था, और सुरक्षा की यह भावना कुछ ऐसी थी जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। कुछ सैनिकों ने हॉल के एक कोने में ढेर किए गए अखबारों में लेखों पर भी चर्चा की। देखो, यहाँ इस अखबार को देखो। इसमें लिखा है कि कुछ समय पहले हम पर हमला हुआ था। क्या हम पर फिर से हमला हुआ? रुको, युद्ध के हमलों के बारे में यह क्या कहता है? ये हमारे द्वारा किए गए हमलों के बारे में गहराई से नहीं बताता है। ये केवल सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताता है, साथ ही सामान्य युद्ध की स्थिति के बारे में भी बताता है। ये वास्तव में किसी को आकर्षित करता है, जैसे कि यह कोई उपन्यास हो या कुछ और, क्योंकि यह केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दुश्मन, साथ ही सैनिकों ने उस समय क्या सोचा या महसूस किया। बेशक, चूंकि महामहिम हमलों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए कोई भी युद्ध से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता था, एक सैनिक ने गर्व से उत्तर दिया। ठीक है, ये समझ में आता है कि उन्होंने हमारे हमले के तरीके के बारे में नहीं बताया। आखिर हम भविष्य के दुश्मनों को क्यों बताएंगे कि हम मिसाइलों और तोपों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। जब लोग हॉल में इंतजार कर रहे थे, दूसरी ओर लैंडन ने पहले ही नए शरणार्थियों के दिलों को शांत कर दिया था और उन्हें ऊपरी क्षेत्र में भेज दिया था। वे उस शरणार्थी एस्टेट में रहेंगे और कल वे पंजीकरण कराएंगे और अपने पहचान पत्र बनवाएंगे। बेशक उसके अगले दिन जिन लोगों को चिकित्सा उपचार की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें नौकरी दी जाएगी, ताकि उन्हें यहाँ रहते हुए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया जा सके। थिएटर के निर्माण के साथ अब शो के लिए कई नए कलाकारों को प्रशिक्षित करना शुरू करने का सही समय था, साथ ही उन लोगों को भी जो क्रूज पर प्रदर्शन करेंगे। और संग्रहालय और अन्य का निर्माण पूरा होने के करीब है। लैंडन को वास्तव में इस काम के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की ज़रूरत थी। बेशक इस सब में उन्होंने उन्हें सेना, मरीन और अन्य पदों के लिए स्वेच्छा से काम करने की अनुमति दी थी। युद्ध समूह, साथ ही अग्निशमन, अस्पताल प्रशिक्षु, देखभाल करने वाले और इसी तरह की अन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नौकरियां। बाकी सब कुछ निपटाने के बाद, साथ ही सैनिकों के साथ संक्षिप्त बातचीत करने के बाद, लैंडन और लुसियस जल्द ही अपनी निजी बैठक के लिए बैरक की ओर वापस चले गए। लुसियस ने लैंडन को अपने मिशन में क्या हुआ इसकी विस्तृत जानकारी दी, साथ ही एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी जिसे उसने जहाज में वापस अपनी यात्रा के दौरान लिखने में समय बिताया था। और बाद में उन्होंने बेमार्ट के भीतर हुए युद्ध पर भी चर्चा की, साथ ही इस तथ्य पर भी कि रिवरडेल शहर अब लैंडन के अधीन था। हाँ, लुसियस ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। इतनी सारी बातें कहने के बाद एक ज़रूरी मामला है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। यह आपकी शादी के बारे में है। महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो क्या आपने मुझे नहीं बताया कि आपको मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है? तो क्या बात है? धमाका। पूरा कमरा जोरदार धमाके से गूंज उठा। जब लुसियस ने गुस्से में मेज पर अपनी मुट्ठियां पटकीं, उसका दिल बेचैन था, क्योंकि उसे लगा कि कोई उससे कोई बहुत कीमती चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है। उसकी बाहों से खून धीरे धीरे बहने लगा, क्योंकि उसने फ्यूरी से मेज पर इतनी जोर से मारा था। लैंडन ने अभी अभी एलेक्स के आने के बारे में जो कुछ भी जाना था वह सब बताया था, और लुसियस का उत्साहित मूड धीरे धीरे कहानी के अंत तक जानलेवा मूड में बदल गया था।
उसने 15 साल से ज्यादा इंतजार किया था, बस उसे वो पाने के लिए जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। और अब जिसने पहले उसे नुकसान पहुंचाया था उसने फिर से उसके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गईं क्योंकि उसकी भावनाएं गुस्से और बेचैनी के बीच बदल गईं। भले ही वह आखिरकार किम को लुभाने में सफल हो गया था, फिर भी उसके दिल में थोड़ा डर था। उसे पूरा भरोसा था कि वह एलेक्स बान से प्यार नहीं करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, उनका एक बच्चा था। और ज्यादातर बार ये तथ्य अकेले ही मामले को और भी जटिल बना सकता था। आखिर उस जोकर ने अपनी शादी से ठीक पहले उसे देखने के बारे में क्यों सोचा? उसकी हर मांसपेशी कसकर जकड़ी हुई थी क्योंकि वह किसी चीज को बुरी तरह से तोड़ना चाहता था। वह ये भी जानता था कि किम एलेक्स के लिए जो महसूस करती थी वह डर था, प्यार नहीं। क्योंकि जब वह उसकी मौजूदगी में होती थी तो उसे देखते ही सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन लुसियस को यह भी पता था कि अब उसके लिए भी रुख अपनाने का समय आ गया है। अब वह रानी माँ थी, इसलिए उसके लिए उससे आंख से आंख मिलाकर बात करना स्वाभाविक था। उसे अपने राक्षसों का सामना करना था और अपने डर पर काबू पाना था। लुसियस ने स्थिर गति से सांस अंदर बाहर की क्योंकि वह अपने दौड़ते हुए दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर लैंडन चुपचाप बैठा रहा और लुसियस के सभी भावों को देख रहा था। जब सिस्टम ने उसे एलेक्स की अपने सलाहकारों के साथ गुप्त बातचीत के बारे में बताया, लैंडन को यह वाकई मज़ेदार लगा। उसके पिता वाकई एक बेहतरीन विदूषक थे। भगवान के नाम पर उसे क्या लगा कि वे उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। वह मुस्कुराया जब उसने सोचा कि उसके सौतेले भाई बहन भी आ रहे हैं। चीजें जल्द ही और भी दिलचस्प होने वाली थीं, लेकिन बिना किसी संदेह के शादी उनके यहाँ आने से पहले ही हो जानी थी। अधिक सटीक रूप से इसे अगले 2 महीनों के भीतर शुरू करना होगा। सिस्टम के माध्यम से प्राप्त करने के लिए उसने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार एलेक्स सबसे पहले अगस्त के अंत में यहाँ आ सकता था, इसलिए उसके पास इसे ठीक से करने के लिए जून और जुलाई का समय था। रानी माँ के रूप में माँ किम की शादी को अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाना था, 6 दिनों के जश्न के परिदृश्य के साथ। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति से वह शादी कर रही थी उसे भी बेमार के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेनी थी। इसलिए लुसियस को भी एक उपाधि समारोह आयोजित करना पड़ा जहां वह लोगों के प्रति भी शपथ लेगा। साथ ही वास्तविक शादी से पहले उन्हें बेमार के हर कोने से होकर गुजरना पड़ा। साथ ही स्कूलों, अस्पतालों आदि सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान का दौरा भी करना पड़ा। इन सभी गतिविधियों में से शादी ही वह तनावपूर्ण हिस्सा नहीं था जिसके बारे में जोड़े को चिंता करनी थी, बल्कि ये समारोह से पहले या बाद में होने वाली अन्य गतिविधियां थीं जिन्हें वास्तविक समय के उपभोक्ता के रूप में देखा गया। और चलो शाही शादी की तैयारी के बारे में बात भी नहीं करते। माँ किम को उन सभी गतिविधियों के लिए कई अनोखे शाही गाउन की ज़रूरत थी, साथ ही वास्तविक शादी के लिए भी उन्हें फूलों की सजावट और इसी तरह की अन्य चीज़ों की भी भारी आपूर्ति की ज़रूरत थी। साथ ही बेमार के हर कोने को उन 6 दिनों के दौरान सजाया जाना था। जहाँ तक उनके हनीमून की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस युग में इन लोगों के पास वास्तव में कोई हनीमून नहीं था। वे बस शादी करके सीधे अपने पति के घर चले जाते थे। लेकिन जब से लैंडन यहाँ आए और लोगों के विवाह के बारे में नजरिया बदला, यहाँ तक कि नागरिक भी अब अपने हनीमून ट्रिप की योजना बनाने लगे थे। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 9 दिनों के लिए काम से छुट्टी ले सकता था और अपने हनीमून ट्रिप की सही योजना बना सकता था। कुछ लोग बेमार में सबसे महंगे स्वीट बुक करते थे और विशेष हनीमून सेवाएं प्राप्त करते थे, जबकि अन्य अपने नए घरों में चले गए और इसके बजाय बेमार के सभी पर्यटन स्थलों को देखने के लिए समय निकाला। बेशक अब जब नए क्रूज जहाज सेवा में हैं तो कई लोगों ने कैरोना जाने का विकल्प चुना, वहां कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए रुके और फिर काम के लिए समय पर वापस चले गए। उन्होंने तटीय शहर चुना क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे दूसरे शहरों में गए तो वे अपनी बुक की गई परिवहन सुविधा से चूक सकते हैं और अंततः काम पर देर से पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वे बस आगे पीछे की यात्रा करते थे, कभी जहाज नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें जहाज छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वैसे भी लैंडन ने पहले माँ किम से पूछा था कि वह अपने हनीमून के लिए क्या करना चाहती हैं और उनका पहला विचार कैरोना और वापस जाने के लिए एक क्रूज लेना था। लैंडन पूरी तरह से उससे सहमत था क्योंकि उसे लगा कि अगर वे शारीरिक संबंध बनाने जा रहे थे और अपनी सारी ऊर्जा बाहर निकालने जा रहे थे तो उसे ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए बेहतर था कि वे ऐसे क्रूज पर पागल हो जाएं जिसमें अच्छे साउंड प्रूफ कमरे हों और जहाज़ों और समुद्र की लहरों की आवाज़ के साथ कौन वास्तव में कुछ सुन सकता है। इससे लैंडन के मन में एक और विचार भी आया और वह था कि दोनों को महल के किसी दूसरे निजी कोने में बसाया जाए जहां अपनी सीढ़ियां, रहने की जगह, बेडरूम वगैरह हों। उनके लिए पति पत्नी के रूप में उससे और लूसी से दूर रहना सबसे अच्छा था। सफलतापूर्वक शांत होने के बाद लुसियस ने अपना रुमाल निकाला और धीरे से अपने हाथों से बह रहे खून को पोंछा। तो क्या तुम्हारी माँ को पता है कि वह आ रहा है? लुसियस ने एक बार फिर अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी पता चल जाना सबसे अच्छा है ताकि वह उसके आने की तैयारी कर सके। आप इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे यहाँ से संभाल लूँगा।
लेकिन उस समय सीमा के दौरान उसके आसपास के गार्डों की संख्या भी दोगुनी होनी चाहिए। बस अगर वह उस पर जबरदस्ती हमला करना चाहे तो। लुसियस ने घृणा से कहा। जब यह एलेक्स से संबंधित था तो उसके मन में उस आदमी के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। जब वे छोटे थे तो वह एक सैनिक हुआ करता था और एलेक्स के भाई ओडन बान का करीबी दोस्त था। सच में यह ओडन के समर्थन के कारण ही था कि वह जल्दी से रैंक में ऊपर उठ गया था। हाँ, प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन किस्मत और सही लोगों से मिलना भी किसी की सफलता में योगदान देता है। लेकिन ओडन की मृत्यु के बाद वह कहता है कि उसे एलेक्स के अधीन काम करने और उस आदमी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ऐसा करने का एकमात्र कारण ये था कि वह अर्काडिना के अधिक अच्छे के बारे में सोच रहा था। कुल मिलाकर उसे अपने उस भूतपूर्व राजा की कोई परवाह नहीं थी। जब लैंडन उसका नया राजा बन गया है तो उसे अब भी एलेक्स की राय की परवाह क्यों करनी चाहिए। हमें उस समयावधि के दौरान महल के चारों ओर, साथ ही साथ बेमार्ट के चारों ओर सुरक्षा कड़ी करने की भी आवश्यकता है। मेरे तथाकथित भाई बहनों में से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। इस समयावधि के दौरान पुलिस को पहले से कहीं अधिक सख्त और सक्रिय होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस समयावधि के दौरान निर्दोष नागरिकों का अपहरण या उन पर कोई खतरा न आए। साथ ही उन्हें सिर्फ इसलिए कोई विशेष व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे मेरे रिश्तेदार हैं। केवल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को ही ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। अन्य राजघरानों या रईसों को भी बाकी सभी की तरह ही लाइन में लगना चाहिए। उन्होंने कुछ देर और बात की और बेमार्ट द्वारा उस समयावधि के दौरान अपनाए जाने वाले और अधिक सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। और इस सब के अंत में लुसियस जल्दी से फूलों का गुलदस्ता लेकर स्कूल परिसर में माकिम से मिलने गया, क्योंकि वह सच में उसे बहुत याद करता था। वह एक किशोर की तरह था जो अपनी पहली डेट पर जा रहा था। जरूर वह और किम अक्सर डेट पर जाते थे, लेकिन ये पहली बार था कि वे अपने रिश्ते के दौरान इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहे थे। वास्तव में जब वे डेटिंग नहीं कर रहे थे तब भी लुसियस हमेशा उसके और लैंडन के साथ रहा था। जब से वे याद कर सकते थे तब से उनकी रक्षा करता रहा। तो ये पहली बार था कि वे एक दूसरे से कई महीने दूर रहे थे। तो लुसियस कैसे नर्वस नहीं हो सकता था। उसने लैंडन को अलविदा भी नहीं कहा क्योंकि वह जल्दी से प्यार में डूबा हुआ बैरक से बाहर निकल गया। लुसियस की तरह ही लैंडन भी अपने निजी मामलों की तैयारी करने के लिए महल गया। आज उसने लूसी के साथ एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध डेट रखी थी, इसलिए सब कुछ सही होना चाहिए था। उसने पार्क का आधा हिस्सा सिर्फ आज के लिए बुक कर लिया था, साथ ही जगह को पूरी तरह से सजा दिया था। उसने बीच में झील पर डोंगी की सवारी की भी योजना बनाई थी, बस अगर वे पैदल चलने से ऊब गए। संक्षेप में उसने पिछले हफ्ते से ही सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। अब वह बस ये देखना चाहता था कि क्या सब कुछ तैयार है और जाने के लिए तैयार है। जब उसने लूसी की बेजान मुस्कान के बारे में सोचा तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें साथ रहते हुए 2 साल और कुछ महीने हो गए हैं, और हालांकि वह आमतौर पर रोजाना बेमार्ट के चारों ओर दौड़ता रहता था, लेकिन उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा उसके साथ रहता था, चाहे वह कहीं भी जाए। जैसा कि उसने कहा, आज का दिन बिल्कुल सही होना चाहिए। 10 बेमार्ट में दिन गर्म था क्योंकि ये कुछ दिन वसंत के आखिरी दिन थे। जल्द ही गर्मी का मौसम आ जाएगा, वह मौसम जो सभी के लिए मौज मस्ती की गतिविधियों का प्रतीक है। लैंडन ने अपनी घड़ी देखी और बिना किसी जल्दबाजी के शरणार्थियों की भारी भीड़ की ओर बढ़ गया। अभी सुबह के 10 बज रहे थे और चूंकि लूसी आमतौर पर दोपहर 2:30 बजे तक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास अभी भी पर्याप्त समय था। इसलिए उसने अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। शरणार्थियों के इन नए बैच के साथ लैंडन ने उन्हें बेमार्ट के भीतर हर कार्यस्थल पर भेजा, साथ ही अकादमियों में भी। उसने विशेष रूप से पेशेवर कलाकार बनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का चयन किया। हालांकि थिएटर और परफॉर्मेंस अकादमी अभी भी निर्माणाधीन थी, लैंडन को लगा कि उन्हें निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा करने के बजाय अभी से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। साथ ही लैंडन को कैथोड टीवी के लिए तैयारी शुरू करनी थी, इसलिए उसने अभिनेताओं, निर्देशकों और क्रू सदस्यों को भी प्रशिक्षण देना शुरू करने का फैसला किया था। वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं था, तो क्यों न इस निर्माण समय का भरपूर उपयोग किया जाए। ये सब तय होने के बाद लैंडन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास बेमार्ट के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति है। टिम, मुझे विभाग 6 को इन नई वस्तुओं पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की आवश्यकता है। मुझे अगले सप्ताह के अंत तक पहला बैच तैयार और उपयोग के लिए तैयार चाहिए। लैंडन ने टिम को एक नोटबुक देते हुए कहा। फ्लिप फ्लिप फ्लिप। टिम ने तेजी से नोट्स पर नजर डाली और लैंडन की बात सुनते हुए जल्दी से अपने आश्चर्य को छिपा लिया। उसने जो देखा था उससे लगता है कि महामहिम चाहते थे कि वे नए संगीत वाद्य यंत्र बनाएं। हाँ, लैंडन चाहते थे कि वे पियानो, वायलिन और सैक्सोफोन बनाएं। 25 जुलाई को लुसियस की शादी होने वाली थी। उन्होंने योजना बनाई थी कि जून के इस महीने और जुलाई के शुरुआती हफ्तों के दौरान वे लोगों को लगातार इन उपकरणों का उपयोग करना
सिखाएंगे। डॉट जब कोई शादी के बारे में सोचता है तो उसके बारे में सबसे पहले एक विचार पियानो से आने वाली स्वर्गीय ध्वनियों का होता है। ड्रम और इन अन्य अपरिष्कृत उपकरणों का उपयोग करना इस आयोजन के साथ न्याय नहीं करेगा। बेशक लिरे का उपयोग अभी भी किया जा सकता था क्योंकि वे वीणा के समान थे, लेकिन बस इतना ही। डॉट टिम ने लैंडन के सिर की ओर देखा, मानो लेजर दृष्टि से उसके मस्तिष्क में झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर से उनकी महिमा वास्तव में कुछ और ही थी। उन्हें एक बार फिर ये विचार कैसे आए? उनकी महिमा विचारों के उमड़ते कुएं की तरह थी, जो किसी कारण से कभी सूखती नहीं दिखती। डॉट नए संगीत वाद्य यंत्र, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी को ये सोचना था कि प्रत्येक ध्वनि या नोट को बाकी से कैसे अलग होना चाहिए, साथ ही प्रतिध्वनि और इसी तरह की अन्य चीजें भी। इसलिए अगर उन्हें सही तरीके से नहीं बनाया गया तो इन वाद्ययंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न हो सकती है वह शैतान जैसी चीखों के समान भी हो सकती है। महाराज, मैं अगले सप्ताह के अंत तक पहला बैच तैयार कर लूंगा, टिम ने आश्वस्त किया। अच्छा, अब ये वाद्ययंत्र ही एकमात्र चीजें नहीं हैं जिन पर मुझे फिलहाल आपका ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारी पिछली बैठक के दौरान सफाई उद्योग ने शिकायत की थी कि उनके पास पोछा और झाड़ू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सभी उद्योगों और कार्यस्थलों के भीतर बड़े क्षेत्रों को साफ करना था। तो अब मुझे आपसे 3 पेशेवर सफाई मशीनें और एक वाणिज्यिक मशीन भी बनाने की आवश्यकता है, लैंडन ने कहा। डॉट संक्षेप में, भले ही सफाईकर्मी बड़ी संख्या में थे, फिर भी उन्हें सिर्फ एक पोछा और झाड़ू से कई क्षेत्रों की सफाई करना थकाऊ लगता था। तो उनके लिए ये सब निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं था। कल्पना करें कि अगर उद्योगों या स्कूलों की सफाई इस तरह से की जाती। वास्तव में ज़्यादातर समय उन्हें अपने सफाई लक्ष्य को पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता था, इसलिए ये तय था कि यह मुद्दा उठाया जाएगा। डॉट दरअसल उन्होंने जो मांगा वह ये था कि उनकी कंपनी में ज़्यादा लोग भेजे जाएं, क्योंकि उन्हें पहले से ही लगा था कि ये झाड़ू और पोछा पहले से ही स्वर्ग जैसा है। इससे पहले लैंडन ने उनके औजारों को अपग्रेड किया था और उन्हें वे बुनियादी औजार दिए थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उन मानक सफाई औजारों से बेहतर कुछ हो सकता है। उनके लिए उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन लैंडन के लिए उन्हें सही औद्योगिक सफाई औजारों की ज़रूरत थी। इसलिए अब एक बार फिर अपग्रेड करने का समय आ गया है। औद्योगिक आकार की सफाई मशीनों के लिए कोई भी उन्हें स्कूलों, सुपरस्टोर्स, होटलों और यहाँ तक कि कंपनियों में सफाई कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हुए आसानी से देख सकता था। लैंडन को सिर्फ 3 मुख्य औद्योगिक मशीनें चाहिए थीं। एक स्वचालित फ्लोर स्क्रबर जो चलते समय फर्श को साफ करता है, एक स्वचालित फ्लोर स्वीपर, एक स्वचालित फ्लोर पॉलिशर। डॉट धरती पर प्रत्येक मशीन प्रकार में 2 तरह के पैंतरेबाजी होती थी, वॉक बिहाइंड या राइड ऑन। बेशक वॉक बिहाइंड वाली मशीनें दूसरी मशीनों से सस्ती थीं, इसलिए उन्हें हर जगह देखा जा सकता था, क्योंकि कोई भी देख सकता था कि उनके सफाई कर्मचारी मशीनों को बाएं और दाएं धकेलते हैं। दूसरी ओर राइड ऑन मशीनें के लिए कर्मचारियों को मशीन पर बैठना पड़ता था और सफाई करते समय उसे मिनी टॉय कार की तरह चलाना पड़ता था। दोनों मशीनें बनाई जाएंगी क्योंकि वह सभी कार्यस्थलों पर काम करने वालों को यह चुनने देना चाहता था कि उन्हें कौन सी मशीन पसंद है, और बेशक सब कुछ कीमत पर निर्भर करता था, क्योंकि एक मशीन दूसरी से बहुत महंगी होगी। डॉट जहां तक वाणिज्यिक सफाई मशीनों की बात है, लैंडन ने सिर्फ एक मशीन बनाने का फैसला किया था, और वह वैक्यूम क्लीनर था। उसे लगा कि घर पर मानक मोप और झाड़ू होना फिलहाल काफ़ी है, और इन उपकरणों के अलावा वैक्यूम क्लीनर कालीन और अन्य सतहों जैसी चीज़ों को ठीक से संभाल सकता है जिनके लिए मोप या झाड़ू की ज़रूरत नहीं होती। डॉट टिम, इस मशीन के साथ मुझे महीने के अंत से पहले पहला बैच तैयार करना है। कोई समस्या नहीं महाराज, यह तब तक हो जाएगा। अंडरस्को टिम के साथ चक्कर लगाने के बाद लैंडन जल्दी से डिस्ट्रिक्ट सी की ओर चल पड़ा। अब उसके लिए अपनी डेट को लेने का समय आ गया था। डॉट 2:27 अपराह्न। बेमार्ट के पब्लिक स्कूल में पूरा परिसर अलग थलग और सुनसान लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो क्लास में थे, लाइब्रेरी में, क्लिनिक में या कैफेटेरिया में। डॉट बेशक चूंकि यह 3 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक स्कूल था, लैंडन ने उन्हें स्कूल बंद होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। वहाँ बसें और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी आकर उन्हें घर ले जा सकते थे। डॉट 2:30 अपराह्न। रिंग 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 रिंग। स्कूल की घंटियां स्कूल के परिसर के हर हिस्से में गूंज उठीं और पहले वाला कब्रिस्तान वाला दृश्य जल्द ही चमत्कारिक रूप से एक उपद्रवी और अराजक जंगल में बदल गया। गलियारे इसी तरह की बातचीत से भरे हुए थे, क्योंकि जल्द ही सभी ने अपने सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में बात की। डॉट कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भगवान जाने किस बारे में बात करने के लिए उत्साहित होकर हंसे, जबकि अन्य लोग जल्दी से घर भाग गए। यह एक लंबा दिन था और अभी वे बस थोड़ी नींद लेना चाहते थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो मिलना चाहते थे और साथ में बाहर जाना चाहते थे। संक्षेप में, यहाँ प्रत्येक छात्र ने स्कूल के परिसर से बाहर निकलते समय अपनी अपनी योजनाएं बनाई हुई थीं। डॉट भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है। अब मैं रेडियो पर अपनी पसंदीदा काल्पनिक कहानियां सुन सकता हूँ।
आखिरकार मैं स्केटबोर्डिंग पार्क जा सकता हूँ। अरे तुम आना चाहते हो? बाहर जा रहे हो? नहीं भाई, मुझे आज कुछ भी करने की नींद नहीं आ रही है। मैं भी। साथ ही शिक्षक टिमोथी ने भी नए असाइनमेंट दिए हैं, और आप सभी जानते हैं कि उनके असाइनमेंट आमतौर पर कितने कठिन होते हैं। तो मेरे वहाँ आप सभी के साथ शामिल होने के बारे में भूल जाए। अंडरस्कोर। बेशक भले ही कक्षाएं खत्म हो गई थीं, फिर भी कुछ छात्रों ने पीछे रहना ही बेहतर समझा। लूसी अपनी कक्षा के सामने खड़ी थी और असहाय होकर छात्रों के समूह को देख रही थी जो उस पर कई निजी सवाल दाग रहे थे। शिक्षक लूसी, कृपया इसे देखें। शिक्षक लूसी, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हमें वह उत्तर मिलेगा जो आपने पहले दिया था? शिक्षक लूसी, शिक्षक लूसी, शिक्षक _। उन्होंने उसे काफ़ी देर तक घेरे रखा, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास उनके असाइनमेंट और परीक्षा पत्रों पर भी सवाल थे। और 17 मिनट बाद लूसी ने सभी को भेजने का फैसला किया। उसे डेट मिल गई थी, भगवान धिक्कार है। और ठीक कतार में उसने अपने बहादुर सैनिक को देखा जो कक्षा के बाहर से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी ओर लैंडन दालान में खड़ा था और पुरानी यादों में खोई भीड़ को देख रहा था। ये दृश्य उसे अपने पिछले विश्वविद्यालय जीवन की याद दिलाता था, जब उसने छात्रों को लूसी के इर्द गिर्द झुंड बनाकर घूमते देखा, क्योंकि वे अपने पाठ्यक्रमों के लिए अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चाहे कोई भी युग हो, छात्र हमेशा अंकों और ग्रेड के लिए सबसे अधिक प्रयास करते थे। ठीक है, समय समाप्त। मुझे अब जाना है, इसलिए मैं आपके सभी सवालों का जवाब सोमवार को ही दे पाऊंगी। लूसी ने अपने शिक्षक के काम की किट पैक करते हुए कहा, जो मूल रूप से चाक, पेन और इसी तरह की चीज़ों से भरा एक प्यारा सा बैकपैक था। और जब सभी चले गए तो लैंडन शांति से उसके पास गया, उसका बैकपैक उठाया और धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए। क्या तुम तैयार हो? लैंडन ने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए गहरे प्यार भरे स्वर में कहा। हाँ, एक शाही डेट। स्कूल परिसर से निकलकर लूसी और लैंडन सबसे पहले पार्क की ओर बढ़े। वहाँ वे लूसियस, माँ किम, माँ विनी, ग्रेस और अन्य लोगों से मिले जिन्हें वे अपने करीबी परिवार के सदस्य मानते थे। एक तरह से यह अपने आप में एक पारिवारिक पिकनिक माना जाता था, क्योंकि छोटी मोमो और बाकी लोग शाही कुत्तों के साथ खेलते थे, घास पर बैठकर खाते थे और दिन भर मज़ेदार चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने बहुत सारे आउटडोर गेम भी खेले और कई पक्षियों और बत्तखों को भी खिलाया। और जब शाम के 6 बज गए तो वे सभी घर चले गए। लेकिन निश्चित रूप से लूसी और लैंडन ने इस समय का उपयोग थोड़ा आराम करने, तरोताज़ा होने और अपने कपड़े बदलने के लिए किया, क्योंकि आज रात उनकी असली डेट नाइट शुरू होने वाली थी। माँ किम, माँ विनी और लड़कियों ने जल्दी से लूसी को तैयार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ओर लैंडन पहले से ही तैयार था और नीचे के लोगों से बात करते हुए अपना समय बिता रहा था। पूरी घटना ने उसे प्रॉम की याद दिला दी, क्योंकि वह धैर्यपूर्वक अपनी डेट का इंतजार कर रहा था। जल्द ही सीढ़ियों के ऊपर बड़े बड़े दरवाजे खुल गए और माँ किम और बाकी लोग सबसे पहले अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बाहर आए। वह तैयार थी। अवचेतन रूप से सभी पुरुष महिलाओं को अपनी ओर आते देखकर खड़े हो गए। और जब लूसी बाहर निकली तो लैंडन का दिल रुक गया। उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे, जिससे उसके चेहरे की विशेषताएं और भी अधिक उभरकर सामने आ रही थीं। और उसकी आकर्षक लाल पोशाक के साथ उसकी सुंदरता लैंडन को कुछ पौराणिक लग रही थी। टैप 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 टैप। लूसी के कूल्हे उसके कदमों की लय के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। और जब वह चल रही थी तो दूसरी ओर लैंडन का दिल ऐसा लग रहा था कि वह अब किसी भी पल बाहर आ जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था, सिवाय उसके और उसके। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस पल में उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की भी खूबसूरती कभी भी उसकी खूबसूरती से मेल नहीं खा सकती। उसे लगा कि चाहे वह धरती पर हो या यहाँ, वह हमेशा सबसे खूबसूरत महिला थी और हमेशा रहेगी, जिसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखा था। लूसियस ने लैंडन को धीरे से वास्तविकता में वापस धकेला और सभी पुरुष अपने राजा पर हंसे। वह मोहित हो गया था। लैंडन वास्तविकता में वापस आया और शांति से शर्माती हुई लूसी की ओर चला गया। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के करीब खड़े हो गए, लेकिन सच में उनकी आंखें ही सब कुछ बोल रही थीं। उनमें बहुत देखभाल और स्नेह था, क्योंकि वे एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। इस समय कमरे में मौजूद हर कोई सचमुच उनके स्नेह को महसूस कर सकता था। यह इतना बुरा था कि किसी को चिल्लाना पड़ा, क्या तुम एक कमरा ले सकती हो, इससे पहले कि वे दोनों भी वास्तविकता में वापस आ सकें। लैंडन ने हल्की खांसी की, जबकि और भी ज्यादा शर्मा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी सबके सामने लैंडन को घूरा था। कितना शर्मनाक। उन्होंने हाथ पकड़े और सभी की मुस्कुराहट के बीच कमरे से बाहर चले गए और तुरंत शाही लिमोजिन में सवार हो गए। और बस ऐसे ही वे चले गए। लेकिन बेशक भले ही वे डेट पर थे, फिर भी उसके अंगरक्षकों को निश्चित रूप से कुछ दूरी पर उसका पीछा करना था। उन्हें PL सुरक्षा टीम कहा जाता था, जहां PL का मतलब राजकुमारी लूसी था। और चूंकि उन्हें हर समय उसके आसपास रहना पड़ता था जब वह महल से बाहर होती थी, तो निश्चित रूप से वे आज के कार्यक्रम के लिए भी उसका पीछा करते।
इसलिए वे लैंडन की कार से 2 कार आगे चले गए और उनके पीछे 2 और कार चलाई। चूंकि उन्हें कुछ समय पहले ही स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, इसलिए उन्हें आज के गंतव्यों के बारे में सब पता था। दरअसल लूसी की टीम में हर कोई आज की योजनाओं के बारे में जानता था, सिवाय उसके। वे सभी आज की थीम को जीवंत बनाने में शामिल थे। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने उन गार्डों से भी संवाद किया जो पहले से ही स्थान पर थे। वॉचडॉग टीम 4, हम पामर स्ट्रीट पर बाएं मुड़ रहे हैं और 17 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। खत्म। PL टीम 1 की कॉपी करें। _ जैसे ही वे बोल रहे थे, स्थान पर मौजूद लोगों ने जल्दी से एक बार फिर से सब कुछ फिर से जांच लिया। सभी जगहें, वे 17 मिनट में पहुंच जाएंगे। उल्टी गिनती अब शुरू होती है। पूरी जगह पर लोग इधर उधर भाग रहे थे और वे बार बार जांच कर रहे थे। यह शाही तारीख थी जिसमें महामहिम और राजकुमारी लूसी शामिल थीं। अगर वे ये भी पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने में उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। सब कुछ पूरी तरह से किया जाना था। इस बीच चल रही सारी पागलपन भरी हरकतों से अनजान इस पूरे उपद्रव में शामिल 2 अपराधी अभी अपनी खुशी की दुनिया में मजे कर रहे थे। वे एक लिमोजिन में सवार थे, पीछे की तरफ उन्हें बहुत गोपनीयता मिली हुई थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह एक रहस्य है? हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? लूसी ने उत्सुकता से पूछा। अब तक वह लैंडन के रोमांटिक पक्ष की अभ्यस्त हो चुकी थी। कभी कभी वे साधारण डेट पर जाते थे और कभी कभी उसका यह मंगेतर उसके लिए अपने प्यार को चीख चीख कर व्यक्त करता था। और सच कहूं तो उसे दोनों तरह की डेट पसंद थी, बशर्ते वह उसके साथ हो। उसे ये भी अच्छा लगा कि उनकी डेट कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। आज उसे नहीं पता था कि यह एक साधारण डेट होगी या नहीं, लेकिन उसके लिए बस यही मायने रखता था कि उसके आदमी ने उसके लिए ही इसकी योजना बनाई थी। उसने भी उसके लिए डेट की योजना बनाने के लिए मानसिक रूप से नोट बना लिया था। आखिरकार जितना अधिक वह बेमार्ट के भीतर रही, उतना ही अधिक वर्षों में उसकी मानसिकता बदल गई। वह अब 17 साल की हो गई थी और 2 साल पहले की अपनी 15 वर्षीय उम्र की तुलना में बेमार्ट के प्रभाव में मानसिक रूप से परिपक्व हो गई थी। अब उसे पता था कि महिलाएं भी अपने पार्टनर के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं, और यह घटना बेमार्ट के ज्यादातर जोड़ों के साथ आम थी। जरूर महिलाएं शुरू में कभी भी पहल नहीं करतीं, लेकिन जब वे रिलेशनशिप में आ जातीं तो जल्द ही वे अपने पार्टनर के लिए अपनी डेट भी प्लान कर लेतीं। उसने अपनी महिला सहकर्मियों और साथ ही कुछ शादीशुदा और सगाईशुदा महिलाओं से सुना था कि वे अपने पुरुषों को रेसिंग और दूसरी गतिविधियों के लिए भी ले जाती थीं। और उन्होंने अपने पार्टनर के लिए दूसरी चीज़ें भी खरीदी थीं, जिससे कई पुरुष ऐसी महिलाओं के साथ डेटिंग करके खुश और गर्वित होते थे। डेट से लेकर घर की बुनियादी ज़रूरतों तक हर समय देने और देने के बाद महिलाओं के लिए साल भर अपने पुरुषों से कुछ न कुछ लेना देना भी ज़रूरी था। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें पुरुषों को अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर देती थीं। उन्होंने ये भी सुना था कि उनके कुछ पुरुष काम पर अपनी पत्नियों के तोहफों के बारे में शेखी बघाड़ते थे। समय वाकई बदल रहा था और लूसी को लगा कि उसे लैंडन के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। मैं वास्तव में आपसे भी कुछ पूछना चाहती थी। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? और अब आपका पसंदीदा भोजन क्या है? और क्या? लूसी ने सवालों पर जोर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लैंडन और साथ ही बेमार्ट में हर किसी की पसंदीदा चीज़ें बदलती रहती हैं। ये जगह नियमित रूप से नए सामान बनाती है, इसलिए किसी के लिए कुछ समय के लिए एक पसंदीदा चीज़ पर टिके रहना लगभग असंभव था। क्यों? सिर्फ 2 महीने पहले उसका पसंदीदा नाश्ता आइसक्रीम था, और अब ये प्रिंगल्स नामक कुछ था। संक्षेप में, अगर कोई यहाँ कुछ समय के लिए रुकता है तो उसे जल्द ही एहसास होगा कि लगभग हर महीने कभी कभी कुछ नया सामने आता है, चाहे वह नई अकादमियाँ हो, भोजन, मनोरंजन गतिविधियाँ और बहुत कुछ। बेमार्ट हमेशा आगे बढ़ रहा था। बेशक लूसी सही थी, क्योंकि अभी भी नए संगीत वाद्ययंत्र और वैक्यूम क्लीनर जैसी सफाई की आपूर्ति पर काम चल रहा था। लैंडन द्वारा थिएटर संग्रहालय खोलने की तैयारी की तो बात ही छोड़िए, और कैथोड टीवी के लिए अभिनेताओं को प्रशिक्षित करने की भी। लैंडन ने अपनी भावी दुल्हन को गर्मजोशी से देखा, जबकि उसके कोमल हाथों को धीरे से चूमा। उसके प्यारे जिज्ञासु चेहरे को देखकर वह थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह शांति से उसके सभी सवालों को सुन रहा था। जब वह गंभीर थी तो वह बहुत प्यारी थी। जब वह बोल रही थी तो वह अपनी लूसी दुनिया में खो गया था, जबकि वह धीरे से उसके हाथों की मालिश कर रहा था। लैंडन की हरकतों से लूसी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी शर्मिंदगी को बलपूर्वक दबा दिया, क्योंकि उसके पास एक मिशन था। उसे अपने जवाब पाने थे। भगवान धिक्कार है। तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें क्या पसंद है। लूसी ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। यह आदमी हमेशा फुर्तीला रहता था, तो अब चुप क्यों है? दूसरी ओर लैंडन अपनी मंगेतर के गुस्से भरे हाव भाव को देखते हुए हल्के से हंसा। उसने अपनी बाहें छाती पर रखकर मुंह बनाते हुए उसे घूरा। बहुत प्यारा, उसने सोचा। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे लूसी जो भी देती है वह पसंद है। हाँ, लेकिन वह खास क्या है? लूसी मुझे जो भी देना चाहती है
अंडरस्कोर डॉट भूल जाओ, बेहतर था कि वह पेड़ से बात करे, बजाय इसके कि वह उससे बात करे कि वह क्या चाहता है। हम